नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बोर्ड पर। साथियों, हमारी जो पुराने पेपर सॉल्यूशन की सीरीज चल रही थी, उस सीरीज में आज हम बात करेंगे शारीरिक शिक्षा अध्यापक यानी कि पीटीए एग्ज़ाम 2022 की। तो साथियों, मैं एक बात आपको पहले ही बता देता हूँ कि आज हम इस वीडियो में न सिर्फ पीटीए एग्ज़ाम की बात करेंगे, बल्कि प्रत्येक प्रश्न के चारों ऑप्शन में जितने भी संभावित प्रश्न बनते हैं या फिर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन सब पे मैं विस्तृत चर्चा करने वाला हूँ। इसलिए थोड़ा-सा टाइम निकाल के ये वीडियो पूरा देखिए। साथ में आपको कॉपी पेन लेके शॉर्ट नोट्स बना लेने चाहिए, ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको मतलब काफ़ी बेनिफिट मिल सके। चलो शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम जीके पे काफ़ी विस्तृत व्याख्या करने करेंगे। शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि छगन बहन ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना था? किसके बारे में बात करें कि छगन बहन? तो पहली दफ़ा हमें नहीं पता होगा शायद, लेकिन मैं बता देता हूँ। छगन बहन कौन थी कि राजस्थान की प्रथम महिला सरपंच थी। 1961 में बनी थी ये। और ये कहाँ से? खिंचन जोधपुर से। यानी कि छगन देवी बहन का संबंध कहाँ से है भाई? खिंचन जोधपुर से। ठीक है। और आपको पता होगा खिंचन किसके लिए प्रसिद्ध है? कुर्जा के लिए। कुर्जा जो पक्षी होता है उसके लिए खिंचन जोधपुर प्रसिद्ध है। हमारे इसमें उत्तर हो गया खिंचन। इसके अलावा वनस्थली में देख लेते हैं। यहाँ पे वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की गई भाई निवाई टोंक में। और एक आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्न में से एक मूल कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया है। क्या पूछ रहा है? मूल कर्तव्य पूछ रहा है भाई। तो हम देख लेते हैं मूल कर्तव्य के पहले कॉमन बातें देखेंगे कि मूल कर्तव्य कौन से भाग में दिए गए हैं। भाग 4 क में। किस में दिए गए हैं? भाग 4 क में। और अनुच्छेद कितने कौन से में भी? 51 क में। यानी कि मूल कर्तव्य के उल्लेख कहाँ पे है? भाग 4 का है और अनुच्छेद 51 क में दिया गया है। क्या मूल संविधान में मूल कर्तव्य थे जब हमारा संविधान बना था? तो जब हमारा संविधान बना था उस समय हमारा कोई भी मूल कर्तव्य नहीं था। ठीक है। लेकिन बाद में हमने रूस के संविधान से ये ग्रहण किया था। हमारा प्रश्न बनता है कि हमने मूल कर्तव्य को कहाँ से ग्रहण किया था भाई? रूस के संविधान से। हमारी मूल संविधान में नहीं था, लेकिन हमने बाद में एक संशोधन किया था। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976। इंदिरा गांधी जी के टाइम हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसके द्वारा हमने कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ा था भाई? 10 मूल कर्तव्यों को। कितने को जोड़ा? 10 को जोड़ा था। बाद में चल के हमने एक और संशोधन किया। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002 किया। और इसमें हमने कौन सा जोड़ा था? 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा था। यानी कि पूछ ले कि मूल संविधान में कितने थे भी हमारे? तो मूल संविधान में 0 था। उसके बाद में हमने कितने जोड़े? 10। और वर्तमान में कुल कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य है। और कहाँ से लिए हमने भाई? ये रसिया से यानी रूस से लिए गए हैं। ठीक है। और कि किस समिति की सिफारिश पर हमने मूल कर्तव्य लिए थे? तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे हमने मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा था। चलो, तो यहाँ पे हमारा प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा प्रश्न है कि मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है? तो वैज्ञानिक स्वभाव मानवतावाद का विकास करना, यह है। दूसरा कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, यह भी हमारा मूल कर्तव्य बनता है। तीसरा है कि यानी उन उच्च आदर्शों का आदर व पालन करना जिन्होंने राष्ट्रीय संग्राम को प्रेरित किया है। ये भी बात सही है, ये हमारे मूल कर्तव्य में शामिल किया गया है। और चौथा ऑप्शन है कि अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। तो हमारे चौथे संविधान में ये कोई यानी सॉरी हमारे जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य में इस प्रकार की कोई बात नहीं की गई है। ये बात हम आगे बोल सकते हैं कि मूल अधिकारों में की गई है या डीपीएसपी में यानी कि नीति निर्देशक तत्वों में ये बात कही गई है, लेकिन मूल कर्तव्य में नहीं की गई है। चलो, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। साथियों, आप एक बार फिर गौर करना कि मैं जो भी प्रश्न बता रहा हूँ, जो कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए हैं वही बता रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपका कोई एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। चलो, नेक्स्ट है कि गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? कौन से पूछ रहा है? गोडवाड़ी। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कौन सा क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। जो हमने कल परसों पढ़ा था कि लूणी नदी, यानी कि जो नागपाड़ अजमेर से निकल के कच्छ की खाड़ी में गिरती है। कौन सी? लूणी नदी। जो लूणी नदी का जो बेसिन है, उस बेसिन को क्या बोलते हैं? हम गोडवाड़ कहते हैं। तो हमें देख लेना है कौन सा ऑप्शन है। लूणी नदी कहाँ पे बहती है भाई? यानी कि पश्चिमी राजस्थान में। हम बोलते हैं कि मारवाड़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूणी। तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि गोडवाड़ी कहाँ की है? मारवाड़ी की। हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है।
इसके अलावा और देख लेते हैं कि मारवाड़ी की और कौन सी उपबोलियाँ हैं। ये उपबोली की बात करें तो एक तो हमारी गोडवाड़ी हो गई, इसके अलावा मेवाड़ी और वागड़ी। आपको ये भी ध्यान रखना है, जो मेवाड़ है, मेवाड़ का अलग कोई ये उपबोली है ना कि मुख्य बोली है, यह मारवाड़ी की ही उपबोली है। तो मारवाड़ी की देख लेते हैं कौन कौन सी। एक गोडवाड़ी है, मेवाड़ी है, वागड़ी है, शेखावाटी, बीकानेरी, खेराड़ी और देवड़ावाटी। ये सारी किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की। दूसरी हाड़ौती की देख लेते हैं, यानी राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी भाग है वो क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है, कोटा बारा बूंदी झालावाड़ वाला। और ये हाड़ौती हाड़ौती किसकी है अभी ये जो ढूंढाड़ी ये हमारे जयपुर वाली है, ढूंढाड़ी बोली इसकी ये उपबोली है, कौन सी? हाड़ौती। और अहीरवाटी कहाँ पे बोली जाती है भाई? अलवर वाला क्षेत्र और जयपुर की जो कोटपुतली शहर है वहाँ पे कौन सी बोली जाती है? अहीरवाटी, या इसे राठी भी कहा जाता है। ढूंढाड़ी की ओर देख लेते हैं, एक तो होगी हमारी कौन सी? ये ढूंढाड़ी की हाड़ौती होगी उपबोली। इसके अलावा राजावाटी, तोरावाटी, नागरचौल, अजमेरी और चौरासी, ये किसकी उपबोलियाँ होगी? ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में अमेजन वन अवस्थित है? कौन से वनों की बात करें? अमेजन अमेजन वन। इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कहाँ पे है ये, यानी अमेजन बेसिन में है। जो अमेजन नदी है वहाँ पे जो वन है उसको नाम दिया गया है अमेजन वन। और ये कहाँ पे अभी देख लेते हैं, ये हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। और यहाँ पे कौन सी? एटलस पर्वतमाला, यानी कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी? एटलस। और कौन से महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है। और यहाँ से एटलस निकल के इस प्रकार से एक नदी गुजरती है, उसका नाम है अमेजन नदी। क्या विशेषता है? कि विश्व की सबसे बड़ी नदी, यानी कि अपवा क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी? हमारी अमेजन नदी हो जाती है। एक दूसरा प्रश्न और पूछ लेता हूँ कि विश्व की सबसे लंबी नदी तो कौन सी है? नील नदी है, जो कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है अमेजन नदी। और यहाँ पे जो पेड़ यानी वन पाए जाते हैं उनसे अमेजन वन कहते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े वन माने जाते हैं, इसलिए इन वनों को हम क्या कहते हैं? अभी विश्व के फेफड़े कहा जाता है। कि माना जाता है कि पूरी दुनिया का 20% ऑक्सीजन सिर्फ अमेजन वन पैदा करते हैं। और अमेजन नदी में काफ़ी मात्रा में एनाकोंडा सांप पाए जाते हैं, इसलिए इसे एनाकोंडा का घर भी कहते हैं। एक दो प्रश्न और बता देता हूँ कि ये जो अमेजन नदी है इसकी एक साइड नदी है केरो नदी। कौन सी? केरो नदी। और केरो नदी के केरो नदी पर एक जलप्रपात बना है जिसका नाम है एंजल जलप्रपात। कौन सा? एंजल जलप्रपात, वेनेजुएला में है। और इसकी ऊंचाई है 979 मीटर। यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा? एंजल जलप्रपात है। तो हमें देखना है कि हमारा प्रश्न क्या था कि अमेजन वन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो हमने अभी देख लिया कौन सा महाद्वीप है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है, आगे बढ़े। अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? यानी कि यह एक चित्र है, यानी भित्ति चित्र है। भित्ति यानी दीवार, दीवार पे बनाया गया चित्र है। और किस शैली का पूछ रहे हैं, तो ये है देवगढ़ शैली का। हमने पहले भी पहले वाले वीडियो में पढ़ा, देवगढ़ शैली किसका भाग मानी जाती है? मेवाड़ शैली का भाग मानी जाती है। ठीक है। और एक और प्रश्न हमने देखा था कि देवगढ़ शैली में किसका काल स्वर्ण काल कहलाता है? रावत द्वारकादास चोंडावत का काल माना जाता है। और इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है श्रीधर अंधारे को। एक प्रश्न और है कि मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर शैली की मिश्रित शैली कौन सी मानी जाती है? तो वो हमारी कौन सी है? देवगढ़ शैली है। ठीक है। तो अजारा की ओरी कहाँ पे है भाई? देवगढ़ शैली में चित्रित यह एक भित्ति चित्र है। इसके अलावा और आप देख लीजिए, एक दो प्रश्न और बता देता हूँ कि नाथ द्वारा कहाँ पे है? राजसमंद में। और नाथ द्वारा चित्र शैली का स्वर्णकाल किसका काल कहलाता है? राजसिंह का। किसका? राजसिंह प्रथम का काल नाथ द्वारा चित्र शैली का हमारा क्या कहलाता है? स्वर्णकाल कहलाता है। एक दो प्रश्न हमने और देखा था जो लास्ट एग्जाम में पूछा गया था कि कमला व इलायची का संबंध कौन सी चित्रशैली से है? कमला व इलायची का संबंध है, तो ये किससे है? नाथ द्वारा शैली से है। ठीक है, आगे और बढ़ देते हैं। एक और किशनगढ़ के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो किशनगढ़ शैली का विकास किसके टाइम हुआ था भाई? ये एक सामंत सिंह के टाइम में, यानी कि किशनगढ़ के शासक सामंत सिंह, और उन्हें नागरीदास भी कहते थे क्योंकि ये नागरीदास नाम से कविता लिखते थे। और किशनगढ़ की क्या फेमस है भाई? बनी ठनी। कौन सा चित्र फेमस है? बनी ठनी। ठीक है। और किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है भाई? तो ये है एरिक डिक्सन और फयाज अली नामक व्यक्तियों को श्रेय इसका जाता है। और एरिक डिक्सन ने ही बनी ठनी को क्या कहा था? भारत की मोनालिसा कहा था भाई। और इसी बनी ठनी पे 1973 में 20 पैसे की डाक टिकट भी जारी की गई है। चलो एक और अभी कौन सी रह गई? जोधपुर शैली यहाँ देख लेते हैं कि जोधपुर शैली का स्वर्णकाल किसका काल कहलाता है? कि मानसिंह का काल कहलाता है। इस टाइम नाथ संप्रदाय पे बहुत सारे चित्र चित्रित किए गए थे। और जोधपुर शैली की विशेषता है यहाँ की कि बादामी आंखें हैं और पीला रंग का
तथा आम वृक्ष की अधिकता पाई जाती है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अभी। साथियों आपको लग रहा होगा कि हमें मतलब पेपर बहुत धीरे सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आप देख लीजिए जो भी मैं प्रश्न बोल रहा हूँ किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप थोड़ा सा टाइम निकाल के ये वीडियो कंप्लीट और आराम से देखिए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं अमेरिका से ली गई है। कौन सी की किससे पूछ रहे हैं कि अमेरिका से ली गई है, क्योंकि हमारा संविधान पता है कट कॉपी पेस्ट से किया गया है अलग अलग देशों के संविधान से और 1935 के एक्ट से लिया गया है। तो पूछ रहे हैं कि अमेरिका से कौन कौन सी लिए गए हैं। तो राष्ट्रपति का महाभियोग, बिल्कुल राष्ट्रपति का महाभियोग लिया गया है। सुदृढ़ केंद्रित व्यवस्था के साथ संघवाद, नहीं संघवाद कहाँ से लिया गया अभी, ये तो कनाडा से लिया गया है। कहाँ से है, कनाडा से लिया गया है, तो ये नहीं है। उपराष्ट्रपति का पद, ये भी बिल्कुल लिया गया है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी ली गई है। तो इसका मतलब है हमारा कौन सा हो गया, 1, 3 और 4। देख लेते हैं कौन सा आंसर सही हो रहा है हमारा। 1, 3 और 4 पहला ही आंसर हमारा सही हो रहा है। चलो यहाँ पे थोड़ी सी बात आई थी किसकी, अमेरिका से और कनाडा की बात आगे देख लेते हैं। अमेरिका से लिया गया कि राष्ट्रपति का महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, स्वतंत्र न्यायपालिका, मूल अधिकार और उद्देशिका का विचार और न्यायिक पुनरावलोकन, ये सारे कहाँ से लिए गए, अमेरिका से लिए गए। और कनाडा से लिए गए संघवाद, अवशिष्ट शक्तियाँ और राज्यपाल की नियुक्ति, ये सारे प्रावधान कहाँ से लिए गए, कनाडा से लिए गए। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है, यानी कि सबसे पहले देख लेते हैं कि वन क्षेत्र ये कौन यानी वनों की गिनती कौन करता है। तो ये यानी कि वन गणना कौन करता है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण करता है। कौन, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। और ये कहाँ पे है अभी, देहरादून में। कहाँ पे है, देहरादून में। और इस भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1981 में हुई थी। कब है, 1981 में। और इसने सबसे पहले ये रिपोर्ट कब जारी की थी, 1987 में। यानी कि पहली वन रिपोर्ट भारत में कब जारी की गई थी भाई, 1987 में। और कितने वर्षों बाद में वन रिपोर्ट जारी की जाती है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद में। कितने, प्रत्येक 2 वर्ष बाद में। आपको ध्यान रखना कि जनगणना तो कितने वर्ष बाद में होती है, 10 वर्ष बाद में। और पशु गणना कितने वर्ष बाद होती है, 5 वर्ष बाद में। और वनगणना 2 वर्ष बाद में होती है। तो ये जो हाल ही में 2022 में वनगणना जारी की गई है, वो कितवें नंबर की वनगणना थी, 17वें नंबर की। कितवें नंबर के, 17वें नंबर की 2022 में वनगणना जारी की गई थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक बात और है, जो कि वनों का जो गिनती करता है, इसके लिए क्या कौन सा मतलब उपग्रह सैटेलाइट लगाया गया है, तो वो है रिसोर्स, यानी कि वनगणना करने वाला सैटेलाइट कौन सा है, तो ये है रिसोर्स सेट 2। रिसोर्स सेट 2 के माध्यम से हम क्या करते हैं, वनगणना करते हैं। चलो ये हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट हो गए। हम हमारे प्रश्न पे आते हैं। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र पूछ रहे हैं, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पे है भाई, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे सर्वाधिक वन क्षेत्र, मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक बाघ भी कहाँ पे है भाई, मध्य प्रदेश में है। एक प्रश्न हो रहा है कि ये तो क्षेत्रफल के आधार पर पूछ रहा है, अगर प्रतिशत के आधार पर पूछ ले कि सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर कहाँ पे है, तो वो है मिजोरम। कहाँ पे है भाई, मिजोरम में। और एक और है कि सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई थी, कि हर 2 साल में ये वनगणना करते हैं, तो पिछले रिपोर्ट की तुलना में अभी सर्वाधिक वृद्धि हुई है आंध्र प्रदेश में, और सबसे कमी कहाँ पे हुई है, अरुणाचल प्रदेश में। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न हमारा कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है। पंचायती राज की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सी प्रस्तावना में नहीं, कोई बात नहीं है। मौलिक अधिकार में नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों में बिल्कुल है, कि हमारा जो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, सबसे पहले देख लेते हैं हम। ये है लिए गए आयरलैंड से। कहाँ से, आयरलैंड से लिए गए नीति निर्देशक तत्व है। या वही आयरलैंड है जहाँ से हमारा एक तो एनी बेसेंट थे आयरलैंड के, और एक कौन से थे, जॉर्ज थॉमस, जिन्होंने राजस्थान को राजपुताना कहा था। खैर आगे बढ़ते हैं कि कहाँ से लिए गए थे नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड से लिए गए थे। और कौन से आर्टिकल की बात करें, तो ये सबसे पहले भाग की बात करें तो भाग 4 में क्या दिया गया है, नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। अभी हमने देखा भाग 4 क में क्या दिया गया है, मूल कर्तव्य है, और भाग 4 में दिया गया है नीति निर्देशक तत्व है। और ये भाग 4 कहाँ से कहाँ तक है, ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कहाँ पे है, 36 से 51 तक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पंचायती राज का उल्लेख इनमें ही आ जाता है। तो पंचायती राज का उल्लेख हमारे आर्टिकल कौन सा है, 40। गांधी जी का सपना था पंचायती राज, तो ये गांधी जी का सपना कौन से आर्टिकल में बात की गई है, 40 में बात की गई है, यानी कि पंचायतों की स्थापना की जानी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा गया। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा गया किसमें, मौलिक अधिकारों में नहीं, ऐसी कोई बात नहीं गई है। आपातकाल प्रावधान में नहीं है, और संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। राज्य के 2 नीति निर्देशक तत्व उसमें ये बात की गई है।
तो इसमें हमने आर्टिकल देखा था कौन सा, अभी 36 से 51 तक क्या हमारा नीति निर्देशक तत्व है। तो इसमें आर्टिकल 51 जो लास्ट में है वो क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को हेतु सुरक्षा को बढ़ाने हेतु राज्य प्रयास करेगा। चलो आगे नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। साइको का प्रश्न है कि निम्न में से व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये है क्लार्क हल। कौन? क्लार्क हल। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा प्रश्न पूछा है अभी, जो बार बार पूछा जाता है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस ऑप्शन है 16 जुलाई, 28 जुलाई, 16 सितंबर और 22 सितंबर। तो ये हमारा कौन सा है? 16 सितंबर बार बार पूछा जाता है। तो खैर पर्यावरण से संबंधित ये काफ़ी मुद्दे प्रचलित रहते हैं, इसलिए कोई ना कोई डे पूछ लिए जाते हैं। मैं आपको 2 4 5 डे बता देता हूँ, साथ में बता देता हूँ। एक तो सबसे पहले हमने देख लिया अभी कौन सा ओजोन दिवस 16 सितंबर को। एक और देखते हैं विश्व जल दिवस। कौन सा? विश्व जल दिवस। यह आता है हमारा कौन सा? 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस आता है। और विश्व पृथ्वी दिवस कब आता है भाई? तो ये एक माह बाद में आता है 22 अप्रैल को। तो जल दिवस 22 मार्च को और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को आती है। और इसके साथ में हम देख लेते हैं 22 मई को, एक महीने बाद में और क्या आता है? जैव विविधता दिवस। कौन सा? जैव विविधता दिवस। इसके अलावा और आप देख लीजिए 21 मार्च, 22 मार्च को जल दिवस देखा था और 21 मार्च को कौन सा आता है हमारा? वानिकी दिवस। कौन सा? वानिकी दिवस। चलो और इसके अलावा एक और प्रश्न बहुत सिंपल बार बार पूछा जाता है, 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं भाई? 5 जून को मनाते हैं हम पर्यावरण दिवस। चलो ये पर्यावरण से रिलेटेड होगी। 1 सितंबर की बात आ गई है तो 2 4 और बता देता हूँ। 5 सितंबर को हम क्या शिक्षक दिवस मनाते हैं। और इसके अलावा 8 सितंबर को हम साक्षरता दिवस मनाते हैं। 12 सितंबर को हम खेजड़ी दिवस मनाते हैं। और 15 सितंबर को हम क्या बनाते हैं? 15 सितंबर को हम मनाते हैं इंजीनियर डे। और 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन दिवस। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 5 6 डे हो गए, आप याद कर लें, कोई ना कोई एग्जाम में आपको 1% मिल जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान में 1857 की जो क्रांति हुई थी सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो ऑप्शन हमारे पास कोटा, नीमच, नसीराबाद और अहुआ। ये क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी भी? नसीराबाद से प्रारंभ हुई थी। और कब होती है? 28 मई को। कब है? 28 मई 1857 को राजस्थान में सबसे पहले नसीराबाद अजमेर से इस क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि जब क्रांति हुई थी उसमें भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे भारत के गवर्नर जनरल कैनिंग। कौन थे भाई? कैनिंग। और राजस्थान में जो क्या बोलते हो, राजस्थान में जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसका क्या नाम था? वो कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। कौन था वो? पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी बोलते हैं, एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी कि राजस्थान में उस टाइम एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था। चलो और उसके अलावा कि भारत में सबसे पहले ये क्रांति कब शुरू हुई थी और कहाँ से शुरू हुई थी? तो भारत में हुई थी 10 मई को। और कहाँ से? मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से। हालांकि उन्होंने क्रांतिकारियों ने पहले एक निर्धारित तिथि कौन सी रखी थी? 31 मई रखी थी, लेकिन समय से पहले क्रांति की शुरुआत हो जाती है। 10 मई से मेरठ से शुरुआत होती है और राजस्थान में 28 मई से नसीराबाद से शुरुआत होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और इनके प्रतीक चिन्ह क्या था भाई 1857 क्रांति का? कि कमल का फूल और चपाती था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, राजस्थान के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम, क्या पूछ रहा है? सबसे कम और बाल लिंगानुपात, यानी कि शिशु लिंगानुपात पूछ रहा है, सबसे कम कहाँ पे है? तो ऑप्शन हमारे पास बांसवाड़ा, डूंगरपुर, धौलपुर और झुंझुनू। तो सबसे कम सामान्य लिंगानुपात की बात करें तो वो तो कहाँ पे है अभी? डूंगरपुर में है। लेकिन सॉरी, धौलपुर में सबसे कम और सबसे ज़्यादा कहाँ पे? डूंगरपुर में। लेकिन हमसे कि ये क्या पूछ रहा है? बाल लिंगानुपात, और वो भी सबसे कम पूछ रहे हैं। तो वो कहाँ पे है हमारा? झुंझुनू। कहाँ पे है? झुंझुनू में। चलो और सर्वाधिक बाल लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक बाल लिंगानुपात कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। याद रखना, सर्वाधिक तो है बांसवाड़ा बाल लिंगानुपात, और न्यूनतम कहाँ पे है? झुंझुनू में है। और सामान्य देख लेते हैं कि लिंगानुपात राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है? डूंगरपुर में है सर्वाधिक लिंगानुपात, और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पे है? धौलपुर में। राजस्थान के लिंगानुपात की बात करें तो कितना है टोटल? 928 लिंगानुपात है। कितना? 928। और भारत का कितना है? 943। एक दो प्रश्न और पूछ लेते हैं कि राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो थोड़ा सा सामान्य से ज़्यादा है, 933 है। यानी राजस्थान का तो कितना? 928, ग्रामीण है 933, और शहरी की बात करें 914। चलो आगे बढ़ते हैं। लोक नृत्य है अग्नि, यानी कि अग्नि नृत्य का संबंध किससे है भाई? ग्रासीय जनजाति से, कामड़ जनजाति से, जसनाती संप्रदाय से और भील जनजाति से। तो जो जसनाती संप्रदाय है उनके जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं। ठीक है, और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? कतरियासर। यानी जसनाथ जी कहाँ के थे? कतरियासर, बीकानेर के।
तो कौन करते हैं? जसनाती संप्रदाय के जो सिद्ध लोग होते हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं। ठीक है। और एक और बता देता हूँ कि कौन सा ये है, जसनाती संप्रदाय में कुल कितने नियम है भाई? 36 नियम है। कितने? 36 नियम है। और विष्णु संप्रदाय में 29 नियम है। और चरणदासी संप्रदाय में कुल 42 नियम है। और सिम्बुदड़ा व कोंडा नामक ग्रंथों में जसनाथ जी के उपदेश संग्रहित है। इसके अलावा ग्रासी जनजाति की बात करें तो ग्रासी जनजाति सर्वाधिक कहाँ पे है भाई? सिरोही में है। और इनके नृत्य कौन कौन से हैं? मोरिया, ज्वारा, वालरा, कूद, लूर, गौर, ये आदि इसके ग्रासी जनजाति के हैं। और कामड़ जनजाति किससे संबंधित है भाई? कामड़ जनजाति जो रामदेव जी का मेला लगता है उसमें, यानी कि रामदेव जी ने कामड़ पंथ की स्थापना की थी। और रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है भाई? तेरह ताली। कौन सा? तेरह ताली नृत्य है। और ये तेरह ताली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? ये तेरह ताली नृत्य है पादरला पाली का। यानी कि इसका मूल स्थान कौन सा था? पादरला पाली माना जाता है। और मूल नृत्यांगना कौन सी है? मांगी बाई प्रसिद्ध है तेरह ताली के। चलो अभी भील है, भील का भी नृत्य देख लेते हैं कौन कौन सी है। गेर, गवरी, नेजा, हातिमना, द्विचक्की, युद्ध, ये आदि किसके हैं भाई? भीलों के लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है साइको का बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत। कौन सा त्रिकारक सिद्धांत की बात करें कि त्रिकारक सिद्धांत द्विकारक सिद्धांत के सामान्य और विशिष्ट कारक में जो एक कारक और सम्मिलित किया गया है वह कौन सा कारक सम्मिलित किया गया है? तो वह समूह कारक सिद्धांत है। यानी कि तीसरा कारक, यानी पहला एक कारक दिया था सामान्य सिद्धांत और दूसरा विशिष्ट कारक है। और इन दोनों को मिला के तीसरा कौन सा दिया है? समूह कारक सिद्धांत। वैसे इस वीडियो में हम साइको की बात कम करेंगे क्योंकि साइको वाले जो टॉपिक है वो सिर्फ टीचर लाइन के ही काम आएगा। और हमारा ये वीडियो का पर्पज है कि ओवरऑल जो भी एग्जाम है उनमें ज़्यादा जीके से जीके पर्सन, यानी जीके के ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन आ जाए। चलो आगे बात करते हैं। चिनुक यूएसए की किस प्रकार की पवन है? सबसे पहले कि चिनुक क्या है? यह एक पवन का प्रकार और कहाँ पे चलती है? ये उत्तरी अमेरिका में, यानी कि यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ये हमारा ये कौन सा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। और उस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में इधर से जो महाद्वीप से जो शुष्क हवाएं चलती है, यहाँ पे कौन सी है? रॉकी पर्वतमाला। यहाँ रॉकी पर्वतमाला की ओर हवाएं चलती है तो ये महाद्वीप से गुजरती है, इसलिए किस प्रकार की है? शुष्क हवाएं हैं। और कैसी है? गर्म हवाएं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, यानी कि भूगोल में गर्म को क्या बोलते हैं? उष्ण कहते हैं। तो ये हमारी किस प्रकार की है? उष्ण व शुष्क हवाएं हैं। तो सबसे पहले चुनो क्या है कि हवाएं हैं किस प्रकार की? उष्ण व शुष्क। और कहाँ पे चलती है? यूएसए, यानी कौन से महाद्वीप में? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। इसे हिमबक्षिणी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्यावसायिक अभियोग्यता परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि व्यावसायिक अभियोग्यता परीक्षण का मुख्य उद्देश्य अंतर्निहित योग्यताओं का पता लगाना। पहला ही ऑप्शन हमारा सही है कि अंतर्निहित योग्यताओं का पता लगाना। प्रश्न हमारा अगला, किस देश ने सबसे पहले यूएनओ को छोड़ा था? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ को सबसे पहले किसने छोड़ दिया था भाई? तो पहले दो चार बात कर लेते हैं कि यूएनओ की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर को होती है। कब होती है? 24 अक्टूबर। और 24 अक्टूबर को ही क्या मानते हैं हम? यूनो दिवस मनाते हैं। कौन सा? यूनो दिवस। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। और तो सबसे पहले कि यूनो को छोड़ने वाला कौन सा देश था? वो था हमारा इंडोनेशिया। 1965 में मलेशिया के साथ कोई विवाद हो गया था, इस विवाद के चलते इंडोनेशिया ने सबसे पहले यूनो को छोड़ दिया था। यानी कि यूनो को छोड़ने वाले यह है पहला ही देश माना जाता है। इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है भाई? जकार्ता है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 19 देखिए क्या पूछ रहा है कि मामा देवकुंड कहाँ पे है? कौन सा? मामा देवकुंड। तो साथियों की स्थापत्य कला में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको कल्चर के लिए राजस्थान अध्ययन की जो कक्षा 6 से 10वीं तक की बुक्स हैं उनका लाइन टू लाइन पढ़ लेना है। आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए, लगभग लगभग उन्हीं में से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये मामा देवकुंड पूछ रहा है, तो ये कहाँ पे? सोनारगढ़, कुंभलगढ़, जयगढ़ या जूनागढ़ में है? तो ये कहाँ पे है भाई? कुंभलगढ़ में। कहाँ पे? कुंभलगढ़ में है। और इसके अलावा और क्या क्या है कुंभलगढ़ में? एक तो है कि मामादेव कुंड है, एक है जाली बाव है, एक जाली रानी का मालिया है। यानी जो कुंभलगढ़ में कटारगढ़ है उसमें बना हुआ है। इसको कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। और इसका शिल्पी कौन था? मिस्र मंडन था। किस लिए फेमस है ये भी पूरी दुनिया में कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है कौन सी है? कुंभलगढ़ की है, 36 किलोमीटर मानी जाती है।
और इसी कुंभलगढ़ को हम मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहते हैं। चलो दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। सोनारगढ़ कहाँ पे है भाई? जैसलमेर में, इसे स्वर्णगिरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और 99 बुर्जों वाला दुर्ग भी कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बुर्ज किसी में है? जैसलमेर दुर्ग में ही है। और यह 2.5 शाकों के लिए भी प्रसिद्ध है। कितने शाकों के लिए? 2.5 शाकों के लिए भी है प्रसिद्ध है। और इसका जो मुख्य द्वार है उसको क्या बोलते हैं? अक्षयपोल कहते हैं। रणथंभौर के द्वार को तो हम क्या बोलते हैं? नौलखा पोल कहते हैं। और सोनारगढ़ के मुख्य द्वार को हम अक्षयपोल कहते हैं। ये दोनों ही प्रश्न पूछे गए हैं। और अगला वो ऑप्शन देख लेते हैं। जयगढ़ कहाँ पे है? जयगढ़ जयपुर में है। और इसे यह इग्गल की पहाड़ी या चिल पहाड़ी पे स्थित है, इसलिए इसे चिल का टोला भी कहा जाता है। और यह पानी के टांकों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पानी के टांकों के लिए प्रसिद्ध है। साथ में 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा यहाँ पे खुदाई की गई थी। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि खुदाई के लिए कौन सा यहाँ पे दुर्ग है ये प्रसिद्ध, यानी उस समय फेमस रहा था। कि माना जाता है कि पानी के टांकों के नीचे से काफ़ी ज़्यादा स्वर्ण यानी कि सोना वगैरह आदि आदि निकाला गया था। चलो, और इसके अलावा इसका निर्माण किसने करवाया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। चौथा ऑप्शन है जूनागढ़। जूनागढ़ कहाँ पे है अभी? बीकानेर में। इसे जमीन का जेवर या राती घाटी का किला भी कहा जाता है। और इसका निर्माण करवाया था महाराजा राय सिंह ने। एक मंत्री था करमचंद, उसकी देखरेख में। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। पिछले एग्जाम में हमसे पूछ लिया था वो दूसरे ऑप्शन की उगम राज, और दूसरा वो पूछा था। और इसमें ये पूछ लिया कि नानूराम व दूलिया राणा का संबंध किस ख्याल से है? तो ये ऑप्शन हमारे पास शेखावटी ख्याल, कुचामणी ख्याल, हेला ख्याल या कन्हैया ख्याल। तो इसमें क्या आंसर है हमारा भाई? शेखावटी ख्याल। ये शेखावटी ख्याल यानी नानू राम और दूलिया राणा कहाँ के थे? चिड़ावा के थे। और इन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी। शुरुआत करने वाले थे नानू राम और इसे आगे बढ़ाने वाले थे दूलिया राणा। ये चिड़ावा के थे, इसलिए इसे चिड़ावा ख्याल भी कहा जाता है। क्या? चिड़ावा ख्याल भी कहा जाता है। कुचामणी ख्याल के कौन कौन अभी प्रवर्तक हैं? एक लच्छीराम है, एक उगम राज है। ये दोनों प्रश्न भी पूछे गए हैं। और हेला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? यानी कुचामणी ख्याल काम के नागौर में, और हेला ख्याल काम पे लाल सोट दौसा और सवाई माधोपुर में है। ठीक है। और हेला का प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? शायर हेला माने जाते हैं। और इसमें कौन से वाद्य यंत्र हमने पढ़ा था? हेला में कौन सा वाद्य यंत्र है भाई? नौबत। नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और एक और देख लेते हैं। कन्हैया ख्याल कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इस क्षेत्र में कौन सी है? कन्हैया ख्याल बोली जाती है। और इसका जो मुख्य पात्र होता है उसे क्या बोलते हैं? मेडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडिया। किसका? कन्हैया ख्याल का मुख्य पात्र। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य में जो सचिवालय की रैंक दिए गए और उसके कार्य के बारे में पूछा गया कि कौन क्या कार्य करता है। सबसे पहला है कि शासन सचिव क्या करता है? तो शासन सचिव करता है नीति निर्माण का कार्य करता है। क्या करता है? नीति निर्माण का। पहला ऑप्शन पहले में 4। दूसरा है कि परियोजना अधिकारी क्या काम करता है? तो परियोजना अधिकारी कार्यक्रम का क्रियान्वयन करवाता है। तो ये 2 यानी 4, उसके बाद में 1, उसके बाद में कि अनुभाग अधिकारी क्या कार्य करता है? तो ये अनुभाग अधिकारी संपूर्ण पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है। और उसके बाद में हम देखें कि ये जो सहायक होता है वो क्या करता करता है? लिपिक, यानी कि जो टंकण का कार्य होता है या फिर जो एलडीसी का कार्य होता है वो करता है। तो इसका मतलब इसमें कौन सा हो गया हमारा? 2। तो उत्तर है हमारे 4 1 3 2। देख लेते हैं कौन सा है। पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, 4 1 3 2। चलो आगे बढ़े। हमारे देश में जंगलों के विशाल क्षेत्र को नष्ट कर एक ही पादप की प्रजातियों की खेती की जाती है, यह अभ्यास बताता है। यानी कि जंगलों के जो विशाल क्षेत्र उनको नष्ट करके एक ही प्रकार के पादपों की खेती की जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उस क्षेत्र में जैव विविधता को, या फिर उस क्षेत्र में एक ही प्रकार की वृक्षों की खेती को, या फिर यानी यानी यह किसको बढ़ाता है? तो और यह वनों के विकास को बढ़ाता है या फिर प्राकृतिक पारितंत्र के संरक्षण को बढ़ाता है? तो ये क्या है? वो उस क्षेत्र में एक ही प्रकार के वृक्षों की खेती को बढ़ाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कि मनोविज्ञान की व्यवहारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? किसके बारे में पूछ रहे हैं? व्यवहारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक की बात करें तो ये वाटसन। कौन? जॉन वाटसन। चलो आगे बढ़ते हैं। कि 50वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार सुखवीर सिंह को दिया गया था। यह किससे संबंधित है? यानी सुखवीर सिंह का संबंध किस खेल से माना जाता है? तो ये हमारे हैं हैंडबॉल से। किससे भाई? हैंडबॉल।
अगला प्रश्न हमारा कि फिल्म निर्माता, निर्देशक, पटकथा, लेखक और चंद्र प्रकाश द्विवेदी किसकी बात करें? चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्हें हाल ही में क्या मिला है? पद्मश्री पुरस्कार मिला गया है। यह है राजस्थान के किस जिले से है? किसके बारे में पूछ रहे हैं? ये कि चंद्र प्रकाश के बारे में कि राजस्थान के किस जिले से हैं? ये सिरोही जिले से हैं। तो साथियों आपको बता देता हूँ, राजस्थान के 5 व्यक्तियों को क्या मिला था? पद्म पुरस्कार मिला था, जिसमें से 2 व्यक्तियों को क्या पद्म भूषण मिला था और 3 को क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। कि टोटल 5 पद्म टोटल 5 पद्म पुरस्कार मिला था, जिसमें से 2 पद्म भूषण और 3 पद्मश्री पुरस्कार मिले थे। तो मैं नाम बोल देता हूँ, आप देख लेना किस किस को क्या क्या मिला था। एक तो है चंद्र प्रकाश द्विवेदी, कला के क्षेत्र में पद्मश्री मिला था, सिरोही जिले से है। ये इन 500 में से कोई ना कोई आपको एक पर्सन देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट एग्जाम में। दूसरा मिला था राजीव महर्षि को, जो जयपुर जिले से हैं और राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं, प्लस सेंटर में केग रहे हैं। आपने पढ़ा होगा, कंट्रोलर हैं, ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आर्टिकल 148, वो राजीव महर्षि रहे हैं। ये कहाँ से थे? जयपुर से। प्लस देवेंद्र झाझड़िया जो जेवलिन थ्रोअर है, यानी कि कहाँ से ये देवेंद्र झाझड़िया शुरू से ये भाला फेंक के खिलाड़ी है। यानी कि राजीव महर्षि और देवेंद्र झाझड़िया को दोनों को क्या मिला था? पद्म भूषण मिला था। तीसरा है कि अवनी लेखरा, ये क्या है? पैराशूटर है और ये कहाँ की है? जयपुर की रहने वाली है और इसको क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। पांचवें हमारा कि पंडित रामदयाल शर्मा किस क्षेत्र से? नौटंकी के क्षेत्र से, और इन्हें भी पद्मश्री पुरस्कार मिला था और ये कहाँ से है? भरतपुर से है। समझ में आई? यानी कि कितने जनों को मिला था? 5 जनों को, जिनमें राजीव महर्षि और देवेंद्र झाझड़िया को मिला था पद्म भूषण। इसके अलावा चंद्र प्रकाश द्विवेदी और अवनी लेखरा, पंडित रामदयाल शर्मा, इन तीनों को क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। और इनसे संबंधित जिलों के बारे में पूछ लिया जाता है, वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया गया था भाई? ये तो ये किसको? विजय वर्मा को। किसका भी? विजय वर्मा को। और ये भी पूछ लेते हैं कहाँ से विजय वर्मा? जयपुर से है। कहाँ से है? जयपुर से है। तो ये 2 जनों को मिला था भाई, एक तो राजस्थान के जो विजय वर्मा है इनको मिला था, एक व्यक्ति और है प्रकाश सहदेव खांडके, ये कहाँ से, कहाँ के रहने वाले? महाराष्ट्र के। इन दोनों को कौन सा पुरस्कार मिला था? कोमल कोठारी अवार्ड मिला था। तो कोमल कोठारी कौन है भाई? आपने सुना होगा नाम कि कोमल कोठारी और विजय दांते था, इन दोनों ने मिलके रूपायन संस्था बोरुंदा की स्थापना की थी 1960 में, और बोरुंदा ये कहाँ पे है? जोधपुर में है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा पहले ऑप्शन दिया हुआ कि विजय दांते था। तो विजय दांते था की 2-4 रचनाएं प्रसिद्ध है, जिनमें है दुविधा, बहुत बार पूछी गई है, इस पर एक फिल्म बनी गई है पहेली। तो एक इनकी रचना दुविधा, दूसरी अलेखू, हिटलर, बातारी फुलवारी, तीडो राव, बापू के 3 हत्यारे, मारो बदलो, ये आदि कुछ किताबें हैं किसकी? विजयदान देथा की, और इन्हें बिजी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और इसके बाद में तीसरा ऑप्शन हमारा कौन सा है? लक्ष्मी कुमारी चौड़ावत, इनकी भी रचनाएं प्रसिद्ध है, जैसे कि मंजिल रात है, मुम्मल, के रे चकवा बात है आदि, ये इनकी कोई 2-4 किताबें फेमस हैं। खैर हमारा ये आंसर, ये प्रश्न क्या था कि ये अवार्ड किसको मिला है? विजय वर्मा को मिला है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संप्रति निर्माण का प्रथम पद है? यानी संप्रति निर्माण का पहला पद कौन सा माना जाता है? कि संवेदीकरण है, या प्रत्यक्षीकरण है, या समांगीकरण है, या प्रत्ययीकरण है? तो ये कौन सा हमारा? संवेदीकरण है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि राजस्थान में महिला साक्षरता दर है कितनी है? यानी कि महिला साक्षरता दर पूछ रहा है। ऑप्शन बहुत अच्छे दिए हैं कि 52.4%, 53.2%, 51.8% और 52.1%। तो राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी है? 52.12% है। तो हमारा ऑप्शन में इसमें कौन सा सेट हो रहा है? डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन। कि राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ पर है भाई? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता है कोटा में। कहाँ पे? कोटा में। और न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ पे है? जालोर में। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा और न्यूनतम कहाँ पे? जालोर में। और कुल कितनी महिला साक्षरता है राजस्थान में? 52.1%। और पूछ लेता हूँ कि राजस्थान में सामान्य साक्षरता दर कितनी है? तो वो हमारी है 66.11%। कितनी है? 66.11%। और सर्वाधिक कहाँ पे है? कोटा में। और न्यूनतम कहाँ पे है? जालोर में। यानी कि सामान्य साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर सर्वाधिक भी कोटा में है और न्यूनतम भी जालोर में है। और इसके अलावा हमने सामान्य देख ली, महिला देख ली, पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 79.
20 यानी कि 79.20% पुरुष साक्षरता है। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ पे है? झुंझुनू में है। और न्यूनतम कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2022 में किस भारतीय राज्य ने ऋण के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महिला निधि ऋण योजना की शुरुआत की? यानी कि किसकी बात करें? ये महिला निधि ऋण योजना की बात करें तो ऑप्शन हमारे पास मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल या राजस्थान। तो ये कौन से हमारा? राजस्थान। और ये जारी करने वाला पहला राज्य माना जाता है। इस योजना के ये शुरुआत हुई थी इस योजना की 26 अगस्त को। कब? 26 अगस्त 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी। और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, रोजगार के लिए कि 40,000 तक का ऋण सरकार 48 घंटों के भीतर भीतर उपलब्ध करवाएगी। अगर हमें 40,000 से ऊपर का ऋण लेना है तो सरकार 15 दिन के अंदर अंदर हमें 40,000 से ऊपर का ऋण उपलब्ध करवाएगी। ये कौन सी योजना है? महिला निधि लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा? राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा गलत सुमेलित है? यानी असुमेलित पूछ रहा है कि कैला देवी का मेला करौली में पड़ता है। बिल्कुल करौली में पड़ता है कैला देवी का मेला। और कैला देवी कौन सी है? यादवों की कुल देवी मानी जाती है भाई। यहाँ पे लक्ष्मी मेला बढ़ता है और लांगुरिया नृत्य भी होता है। और अंजनी माता का ये रूप मानी जाती है। दूसरा हमारा शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर। ये भी सही है कि बच्चों की देवी है शीतला माता। एकमात्र देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है वो कौन सी है? शीतला माता। चलो तीसरा है कि चार भुजा का मेला उदयपुर। ये भी बिल्कुल सही है। चार भुजा का मेला कहाँ पे लगता है? उदयपुर में। चौथा ऑप्शन है कपिल मुनि का मेला। बहुत फेमस है लेकिन ये कोटा में नहीं है। ये कपिल मुनि का मेला कहाँ पे लगता है भाई? कोलायत में लगता है। कहाँ पे? और कोलायत। और कोलायत है कहाँ से, कौन सी जिले में? बीकानेर जिले में। और किसके लिए प्रसिद्ध है ये? कि कपिल मुनि जो थे सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे, उनका यहाँ पे आश्रम स्थली थे। और यहाँ पे कोलायत में 52 घाट भी है और दीपदान की परंपरा भी है। और कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पे मेला बढ़ता है। और ये तीनों बातें सेम पुष्कर झील के संबंध में है कि वहाँ पर भी 52 घाट है, कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है और दीपदान की परंपरा है वहाँ पर भी। चलो तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? कपिल मुनि का मेला कोटा, ऑप्शन डी। ये कोटा ना होके कहाँ पे है? कोलायत बीकानेर में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि राज्यपाल किसे नियुक्त तो कर सकता है लेकिन बर्खास्त नहीं कर सकता। इसमें कौन सा पद है जिसे नियुक्ति तो राज्यपाल करता है लेकिन उसको बर्खास्त नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता? तो ऑप्शन हमारे पास मंत्री या फिर आरपीएससी का अध्यक्ष या फिर मुख्यमंत्री या फिर महाधिवक्ता। तो हमारा आंसर इसमें कौन सा हो गया? आरपीएससी का अध्यक्ष। यानी कि आरपीएससी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल कर सकता है लेकिन इनको राज्यपाल हटा नहीं सकता है। ठीक है। और मंत्री और मुख्यमंत्री की बात करें तो ये कौन से आर्टिकल में बात आता है? ये आर्टिकल 164 में। 163 में तो हमारी विधानसभा की बात आती है। और 163 में हमारी मंत्रिपरिषद की बात आती है। और 164 में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति की बात आती है। और महाधिवक्ता की बात करें आर्टिकल 165। चलो आगे बढ़ते हैं। साइको का प्रश्न है कि एक कमजोर बालक जो पढ़ाई में कमजोर है उसकी क्षतिपूर्ति खेलों में करता है। यानी कि पढ़ाई में तो वह कमजोर है लेकिन वो उसकी क्षतिपूर्ति किस में करता है? खेलों में कर लेते हैं। नॉर्मल सी बात, आपने भी देखा होगा बहुत सारे बच्चे जो पढ़ाई में इतने इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन और दूसरी बहुत सारी प्रतिभाएं होती है, जैसे सिंगिंग हो गया, पेंटिंग हो गया। इसने खेल का उदाहरण दिया है। तो यह किस प्रकार की क्षतिपूर्ति मानी जाती है? यह है समायोजन का एक प्रकार है। तो ये किस प्रकार का समायोजन है? तो प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति है या फिर अतिरिक्त क्षतिपूर्ति है या प्रतिस्थापन क्षतिपूर्ति है या न्यूरोटिक क्षतिपूर्ति है? तो ये प्रतिस्थापन कर रहा है क्योंकि वह पढ़ाई की जगह क्या कर रहा है? खेल में आगे बढ़ रहा है। तो वो क्या कर रहा है? प्रतिस्थापन कर रहा है। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा होगा? सी, आंसर सी होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये पता नहीं कितनी बार पूछा गया प्रश्न है कि किस सभ्यता को ताम्र संचयी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन हमारे पास गणेश्वर, बागोर, आहड़ और गिलुंड। तो आपको ध्यान रखना भी कि गणेश्वर और आहड़ में से कोई ना कोई एक है आपसे पूछ ली जाती है। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा रहेगा? गणेश्वर रहेगा। ठीक है। गणेश्वर के बारे में और बता देता हूँ। इसे एक तो हम क्या बोलते हैं? ताम्र संचयी कहते हैं। एक इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक ताम्र उपकरण मिले हैं। और प्राचीनतम ताम्र उपकरणों के साक्ष्य भी कहाँ से मिले? गणेश्वर से मिले। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। किसको? गणेश्वर को। ठीक है। एक और प्रश्न पूछा था कि कौन सी सभ्यता में
ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है तो वो कौन सी है? गणेश्वर है। ऐसे प्रश्न पूछा था कि कौन सी सभ्यता में पत्थर का प्रयोग किया गया, वो भी कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता। यानी कि यहाँ ईंटों की बजाय किसका प्रयोग किया गया था? पत्थर का प्रयोग किया गया है। तो ये 5 7 10 प्रश्न गणेश्वर के बारे में बार बार पूछा जाता है। और चर्चा कर लेते हैं ऑप्शन पे। आहड़ सभ्यता, आहड़ कहाँ पे है भाई? उदयपुर में है। इसे धूलकोट या आगाटपुर भी कहा जाता था। और यह ताम्रवती नगरी भी कहते हैं इसको। क्या? ताम्रवती नगरी। गणेश्वर तो क्या कहते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी माना जाता है। और आहड़ को क्या बोलते हैं? कि ताम्रवती नगरी कहते हैं। और यहाँ पे क्या 6 चूल्हे मिले, यानी एक घर में 6 चूल्हे मिले हैं। इसका मतलब यह क्या बताता है? यह सामूहिक परिवार प्रथा के बारे में बात करता है। कौन सा? आहड़ है। और यहाँ पे अपोलो यानी कि यूनानी देवता अपोलो की मूर्ति भी मिली है। चलो और बात कर लेते हैं कुछ और। बागोर सभ्यता कौन सी? बागोर। बागोर कहाँ पे? अभी भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी के किनारे है। कि भारत में प्राचीनतम पशुपालन और कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये यहीं पे मिले हैं। यानी कहाँ पे? बागोर में। इसलिए बागोर को क्या कहते हैं? आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। गणेश्वर को हमने क्या कहा? पुरातत्व का पुष्कर कहा था, लेकिन बागोर को कहते हैं आदिम संस्कृति का संग्रहालय। ठीक है। और एक और प्रश्न पूछा था कि कहाँ पे हाथी दांत की चूड़ियाँ मिली हैं? तो वो गिलुंड में है। कहाँ पे? गिलुंड। और गिलुंड है राजसमंद में, बनास नदी के किनारे। बिब्बी लाल ने इसकी खोज की थी। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी से प्रश्न है कि निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है? यानी भारत में कौन कौन से सम्मिलित किया गया है? संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, ये भी शामिल किया गया है बिल्कुल। एकात्म व्यवस्था की विशेषताएं, ये भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि दोनों संघीय और एकात्म, दोनों दोनों यानी कि संघीय और एकात्म, ये भी शामिल किया गया है। तो इन दोनों को इस एक में शामिल कर दिया हमारे, इसलिए। और कौन सा ऑप्शन हमारा हो गया? सी ऑप्शन सही हो गया। कैसी बेयर ने भी कहा था कि भारतीय संविधान कैसा है? अर्धसंघीय, यानी कि आधा संघात्मक भी है और आधा एकात्मक भी है। यहाँ पे थोड़ी सी व्याख्या कर देता हूँ कि संघीय या फिर संघात्मक व्यवस्था का मतलब क्या होता है? कि वह व्यवस्था जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बराबर शक्ति प्राप्त हो, यानी कि दोनों की तुलना करें तो बराबर, लगभग बराबर शक्तियाँ होती है, वह कौन सी है? संघीय व्यवस्था है। और एकात्म व्यवस्था में क्या है कि सेंटर ज़्यादा प्रभावी होता है। तो ये बहुत सारे उदाहरण पूछ लेते हैं, तो मैं बता देता हूँ। संघीय के उदाहरण बता दे रहा हूँ कि संघीय संविधान की विशेषताएं क्या है? तो संघीय की विशेषताएं शक्तियों का विभाजन, यानी कि राज्य और केंद्र दोनों में है। दूसरा के लिखित संविधान। तीसरा के संविधान की सर्वोच्चता। चौथा स्वतंत्र न्यायपालिका। इसका मतलब ये जो विशेषताएं हैं ये सेंटर के लिए बराबर लागू है और राज्यों के लिए भी बराबर लागू है। इसके अलावा एकात्मकता के उदाहरण बता देता हूँ। एकात्मकता, एकात्मकता का मतलब कि सेंटर ज़्यादा प्रभावी है, सेंटर के पास ही ज़्यादा अधिकार रहता है। तो एकात्मकता में है एक हरी नागरिकता है, यानी कि भारत के नाम से ही नागरिकता होगी। दूसरा कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी कि सेंट्रल का कंट्रोल है। जो तीसरी बात करें कि आपातकालीन उपबंध है, वो भी केंद्र सरकार लगाता है। चौथी बात करें अखिल भारतीय सेवाएं, यानी कि जो आईएएस आईपीएस आईएफएस बनते हैं वो सेंट्रल सरकार की ही है, न कि राज्य सरकार की। इसके अलावा और देखें राज्य सूची पर केंद्र की विधि बनाने की शक्ति, यानी कि राज्यसभा को आर्टिकल 249 में यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी राज्य सूची पर किसी भी राज्य की सूची पर कानून बनाने की शक्ति संसद को प्रदान कर सकती है। तो ये किसके विशेषताएं थी? एकात्मकता की विशेषताएं थी। तो चलो आगे बढ़े। ये उत्कृष्टता केंद्र यानी कि एक्सीलेंस सेंटर बार बार पूछे जाते हैं। किसके बारे में पूछा था? कि संतरा के बारे में, कि संतरा का एक्सीलेंस सेंटर कहाँ पे है अभी? तो ऑप्शन है कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा या फिर झालावाड़। तो ये यहाँ पे हमारा कौन सा हो गया? झालावाड़ में। संतरा का कहाँ पे? झालावाड़ में। इसके अलावा और किसका यहाँ पे? संतरा है, मसाला है, औषधीय पौधे है, और इसके अलावा जैविक खेती का भी कहाँ पे? झालावाड़ में। 2 4 5 और बता देता हूँ आपको कि एक्सीलेंस सेंटर कौन सा कहाँ पे है। एक अमरूद का है देवड़ावास टोंक में, आम का है खेमरी धौलपुर में, अनार का है डिंडोल बस्सी जयपुर में, खजूर का है बोजका जैसलमेर में, और जैविक खेती का बता दिया कहाँ पे? झालावाड़ में। ये 5 6 एक्सीलेंस सेंटर बनाए है सरकार ने, बार बार पूछे जाते हैं कौन सा कहाँ पे है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? अपनाने की बात कर रहा है। ऑप्शन है 15 अगस्त 47 को नहीं, इस दिन तो हम आज़ाद हुए थे। 15 अगस्त 1948 नहीं। 26 जनवरी 1949 को, बिल्कुल ये सही है। इस दिन हमारा संविधान तैयार हो गया था और इसको इसको हमने अपना लिया था, यानी आत्मार्पित अंगीकृत कर लिया था इस दिन। लेकिन हमने लागू कब किया था? सॉरी, इसमें ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन हमारा रहेगा 26 नवंबर को।
कौन सा 26 नवंबर 1949 को इसे आपने अपना लिया था और 26 जनवरी 1950 को हमने इसको पूरी तरह से लागू कर दिया था। इसलिए 26 नवंबर को पहले हम विधि दिवस मनाते थे और अभी इसका नाम बदल कर गया कर दिया है संविधान दिवस, यानी कि संविधान दिवस कब मनाते हैं हम 26 नवंबर को, और हमारा संविधान लागू कब हुआ था 26 जनवरी 1950 को। चलो आगे बढ़ते हैं। साथ ही बीच में आपको बता देता हूँ कि आपको राजस्थान जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इसके अलावा इंडिया में भी हिस्ट्री में मिडाइवल, एंशियंट, मॉडर्न, या फिर ज्योग्राफी, या फिर इसके अलावा आप पॉलिटी की बात कर सकते हैं, या वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर किसी भी प्रकार का कोई आपको कंटेंट चाहिए, चाहे आप पीडीएफ के रूप में, नोट्स के रूप में, तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कर दीजिए या कमेंट में बता दीजिए। मैं पूरी आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा कि मेरे हर एक सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाए हो ताकि आपको भी उसका फ़ायदा मिल सके, मेरी ये कोशिश रहेगी। चलो आगे बढ़ते हैं साथियों। और एक और रिक्वेस्ट रहेगी, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है या फिर आप देख लेना कोई एग्जाम में आपको बेनिफिशियल ये साबित हो रहा है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों के साथ मतलब इसे ज़रूर शेयर करें। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मावट कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं होती है। पिछले वीडियो मैंने ये बताया था कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसके बारे में पश्चिमी विक्षोभ, मावट या इस बारे में बात नहीं करते हैं। तो एक बार हम फिर चर्चा कर लेते हैं कि मावट किसे कहते हैं। जो पश्चिमी भारत में, ये हमारा पश्चिमी भारत में शीतकाल में जो वर्षा होती है उसको क्या बोलते हैं, मावट कहते हैं। शीतकाल मतलब कौन सा महीना, ये महीना भी पूछा था, तो ये कौन सा, दिसंबर जनवरी में जो वर्षा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मावट कहते हैं। और कहाँ से, किससे होती है, पश्चिमी विक्षोभों से। किससे होती है, पश्चिमी विक्षोभों से होती है। और ये पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से क्रिएट होते हैं, भूमध्य सागर से क्रिएट होते हैं। और ये कौन से फसल के लिए लाभदायक होता है, रबी की फसल के लिए। रबी की फसल में हमने देखा सर्वाधिक है कौन सा, गेहूँ है, चना है, उसके अलावा सरसों है, ठीक है, और जो है इनके लिए फ़ायदेमंद रहती है, इसलिए इसको गोल्डन ड्रॉप नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पूछ रहे हैं कि रबी की फसल कौन सी नहीं है। सीधी सी बात है कि अमाउंट का फ़ायदा नहीं पूछ रहे, इसका मतलब वह कोई खरीफ की फसल होगी, तो गेहूँ रबी है, जौ रबी है और सरसों भी रबी है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मक्का। यह खरीफ की फसल है, इसलिए इसको फ़ायदा नहीं पहुँचता है। चलो आगे बढ़ते हैं। किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं। अभी 2-4 प्रश्न पहले देखेंगे हम कि सबसे पहले खजुराहो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर बनवाए थे चंदेल शासकों ने, ठीक है, वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद में है कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो किराड़ू बाड़मेर को। किसको कहते हैं, किराड़ू। कि राजस्थान का खजुराहो किसको कहते हैं, किराड़ू बाड़मेर को कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा कि मेवाड़ का खजुराहो किसको कहते हैं, तो मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं जगत अंबिका का मंदिर, यानी जगत अंबिका मंदिर को हम क्या कहते हैं, मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। और हमसे क्या पूछ रहे हैं, हाड़ौती का खजुराहो पूछ रहा है, तो ये शिव मंदिर बंडदेवरा, शिव मंदिर कहाँ पे, बंडदेवरा, और ये कहाँ पे, बारा में है। तो ये हमारे 2-3 खजुराहो के प्रश्न हो गए कि खजुराहो है मध्य प्रदेश में, राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर, मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका मंदिर उदयपुर, और हाड़ौती का खजुराहो शिव मंदिर भिंडदेवरा बारा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा साइको का, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्षेत्र में स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुकूलन के सबसे महत्वपूर्ण, यानी स्किनर जो सिद्धांत दिया था क्रिया प्रसूत का, उसमें सबसे महत्वपूर्ण देन क्या है, परियोजना विधि, या फिर अभिक्रमित अधिगम विधि, या यूरिस्टिक विधि, या समस्या समाधान विधि। तो इन्होंने कौन सा दिया था, अभिक्रमित अधिगम दिया था, यानी अपने क्रिया प्रसूत के माध्यम से अभिक्रमित अधिगम सिद्धांत दिया था। इसके अलावा और देख लेते हैं परियोजना विधि। परियोजना विधि के कि किसकी अवधारणा पे आधारित है, यह जॉन डीवी की, किसकी, जॉन डीवी की अवधारणा पे आधारित है, लेकिन इसको आगे बढ़ाया था इनके शिष्य किलपैट्रिक ने। किसने, किलपैट्रिक ने, इसलिए परियोजना विधि के जनक किसके माना जाता है, किलपैट्रिक को माना जाता है। यूरिस्टिक पद्धति की बात करें तो यूरिस्टिक पद्धति को हम क्या कहते हैं, अन्वेषण विधि या खोज विधि भी कहते हैं, और इनके जनक माने जाते हैं हेनरी एडवर्ड और आर्मस्ट्रांग, ठीक है। और ये अभिक्रमित अधिगम है, ये भी 2-3 प्रकार के, जैसे कि रेखीय अभिक्रमित अधिगम, ये लास्ट रेट में पूछा था, इनके जनक माने जाता है स्किनर। दूसरा साख्य, उसके जनक है नॉर्मन क्राउडर। और तीसरा मैथमेटिक्स अभिक्रमित अधिगम, उनके हैं गिलबर्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कि डीपीएसपी या नीति निर्देशक तत्वों के किस देश से लिए गए। हमने पहले ही बात कर ली थी कि नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिया है भाई, ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, इंग्लैंड या आयरलैंड। तो कहाँ से लिया भाई, हमने आयरलैंड से लिए है, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक ये है, भाग तो कौन सा है, भाग 4 है, और 36 से 51 तक, कहाँ से 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है।
3 प्रश्न पूछ लिए नीति निर्देशक तत्वों में, और ये चौथा प्रश्न भी देख लो आप कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित निर्देशन के साधन, क्या नाम दिया है यहाँ पे कि निर्देशन के साधन को 1950 के भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। किस नाम से सम्मिलित किया गया, यानी किस में सम्मिलित किया गया, तो मूल अधिकारों में, या फिर नीति निर्देशक तत्वों में, या फिर कार्यपालिक शक्तियों के क्षेत्र के रूप में, या भारत सरकार के, या फिर भारत सरकार की कार्य संचालन प्रक्रिया के रूप में। तो ये किसके रूप में शामिल किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में इसको शामिल किया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति एकांत प्रिय है तथा उसमें दूसरों के प्रति भावनाओं का अभाव है, वह असंवेदनशील, उग्र स्वभावी एवं लड़ाकू प्रवृत्ति का है। यदि ऐसे व्यक्ति पर आइजैंग की, यानी किसकी, आइजैंग की व्यक्तित्व प्रश्नावली प्रशासित की जाए तो निम्न में से किस में उच्च प्राप्तांक होंगे, यानी कि किस प्रकार का यह बालक होगा, तो यह किस कैसा होगा, साइकोटिसिज्म। किस प्रकार का, साइकोटिसिज्म। चलो नेक्स्ट प्रश्न है कि जगशीर्षी है, कौन, किसके बारे में बात करें, जगशीर्षी राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी है जिन्होंने किसमें अर्जुन अवार्ड जीता है। अभी अवार्ड, अर्जुन अवार्ड मिला है इनको, और ये पूछ रहे हैं कि किस खेल से संबंधित है, तो यह पैरा एथलेटिक्स है। किसे, पैरा एथलेटिक्स से। और एक और प्रश्न कि जगजीत राजस्थान के कौन से जिले से, हनुमानगढ़ से। कहाँ से भाई, हनुमानगढ़ से है। चलो आगे बढ़ते हैं। राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है, भाई क्या पूछ रहा है कि बकरियों की संख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन है जोधपुर, नागौर, जैसलमेर और बाड़मेर। सर्वाधिक कहाँ पे है, बाड़मेर में। और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर भी कहाँ की है, बाड़मेर की है, लगभग 32.5%। तो पूछा है कि सर्वाधिक बकरियां तो बाड़मेर में, तो आप बता दीजिए सर्वाधिक गायें कहाँ पे हैं, बीकानेर में। सर्वाधिक भैंस कहाँ पे है, जयपुर में। और सर्वाधिक भेड़ कहाँ पे है, ये देख लिया हमने, कहाँ पे, बाड़मेर में। चलो और एक और प्रश्न है कि पशुधन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। पहला किसका, उत्तर प्रदेश में। और ओवरऑल पशुधन में राजस्थान में कौन सी जिले का पहला स्थान है, तो वो बाड़मेर में, बाड़मेर का है, जिसके भेड़ों में भी पहला स्थान आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। विकासशील देशों में मानव बसावट से जुड़ी समस्या क्या है, यानी जो विकासशील जैसे भारत है उनमें मानव बसावट से सबसे बड़ी समस्या क्या है, शहरी झोंपड़पट्टी, बिल्कुल शहरों के किनारे झोंपड़पट्टी बढ़ रही है। शुद्ध पेयजल की समस्या बिल्कुल बढ़ रही है, और निम्न स्वास्थ्य स्तर ये भी बढ़ रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। ये तो कॉमन सेंस का प्रश्न था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा का, निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास का कार्य करती है। किसके, उद्योगों के क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा काम करती है, कि राजस्थान वित्त निगम करती है, या फिर निवेश संवर्धन ब्यूरो करती है, या फिर राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड करता है, या फिर राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड करता है। तो ये कौन सा है, यानी कि हम शॉर्ट में नाम देखें, उद्योगों के बढ़ावा देने के लिए कौन सा, रिको संस्था कार्य कर रही है। इस रिको संस्था का ये कौन सा है, फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, सी सही होगा। और रिको की स्थापना कब होती है फिर, 1 जनवरी 1980 को। कब होती है, 1 जनवरी 1980 को। इसका जो मूल संगठन था उसकी स्थापना तो 1969 में हो जाती है, लेकिन फाइनली अब जो रिको के रूप में स्थापित हुआ था तो ये 1980 में हुआ था। एक और देख लीजिए कि राजस्थान वित्त निगम, ये क्या, RFC है। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना होती है 17 जनवरी 1955 को। एक और देख लेते हैं, ये क्या है कि राजस्थान लघु उद्योग निगम, ये है राजसिको। क्या है, राजसिको। बहुत बार शॉर्ट में करके ही पूछा जाता है कि राजसिको की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 3 जून को। 3 जून 1961 को राजसिको की स्थापना हुई थी। 3 जून की बात आई तो आपको बता देता हूँ कि 3 जून में जो राजस्थान में नीमच में क्रांति हुई थी वो 3 जून को हुई थी 1857 में। और राजस्थान की पहली जो मेट्रो चली थी वो भी 3 जून 2015 को चली थी। और भारत में जो माउंट बेटन योजना आई थी वो भी 3 जून 1947 को आई थी। चलो आगे बढ़ते हैं। महामारू मंदिर निर्माण वास्तुकला शैली के संरक्षण कौन करते हैं, कौन सी शैली की बात करते हैं, महामारू जो मुख्यतः राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में फैली हुई थी। तो ऑप्शन हमारे पास गुहिल, चौहान, प्रतिहार या परमार। जो गुर्जर प्रतिहार थे वो महामारू शैली के ज़्यादा सबसे बड़े संरक्षक माने जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान में वर्तमान मुख्य सचिव के बारे में बात करें तो मुख्य सचिव कौन से हमारे, उषा शर्मा जी। उषा शर्मा मैडम मुख्य सचिव है, ठीक है। और एक और यहाँ पे उषा से बता दीजिए आप कि उषा मस्जिद या उषा मंदिर कहाँ पे है, तो ये भरतपुर में है। जो पहले मंदिर था बाद में तोड़ के मस्जिद बना दी गई थी।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष कोशिकीय वृद्धि को बताता है भाई, यानी कोशिकीय वृद्धि को बताता है। तो विकास का संप्रत्यय या वृद्धि का संप्रत्यय, अधिकम का संप्रत्यय या फिर परिवर्तन का संप्रत्यय, यानी किसी प्रकार की वृद्धि यानी कोई मात्रात्मक वृद्धि होती है तो वो क्या है, वृद्धि का संप्रत्यय माना जाता है। इसमें ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में कितने विषयों को केंद्रीय सूची या संघ सूची में सम्मिलित किया गया है। ये थोड़ा सा डी प्रश्न मान सकते हैं, क्योंकि फिर पहले हमें 1919 का ये तीनों सूचियाँ याद करनी पड़ेगी, फिर 35 की, फिर बाद में अभी संविधान लागू हुआ तब की और जो वर्तमान में। फिर ये थोड़ा डी प्रश्न है, लेकिन इसका आंसर हम देख लेते हैं 47। कौन सा, किसकी बात कर रही है, केंद्रीय सूची की यानी संघ सूची की, यानी कि वर्तमान में 7वीं अनुसूची है, उसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है और 3 सूचियाँ बनाई गई है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये 1919 एक्ट की बात करें कि केंद्र सूची में कितने विषय थे, तो उस टाइम हमारे थे 47। कितने थे भी, 47। और वर्तमान में कितने हैं, 98 है, संघ सूची या केंद्र सूची में। अगला प्रश्न कि भीमराव अंबेडकर ने हृदय की आत्मा किसको कहा है। किसने, भीमराव अंबेडकर ने हृदय की आत्मा। सामान्य देखें तो भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, उद्देशिका या फिर प्रस्तावना कहते हैं, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने किसको कहा है, तो ये आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि किसी भी मूल अधिकार का हनन होता है तो हम आर्टिकल 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। इसी प्रकार उच्च न्यायालय भी आर्टिकल 226 का प्रयोग करके रिट जारी कर सकता है। तो भीमराव अंबेडकर ने किसको कहा है अभी, हृदय व आत्मा, तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल कौन सा, 32। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है हमें कि चिंतन प्रक्रिया का निर्माण जिसमें स्मृति, समस्या समाधान तथा निर्णय क्षमता समाहित है, यह किस प्रकार के विकास से संबंधित है। तो यह ऑप्शन है कि शारीरिक विकास या फिर सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास या मानसिक विकास, यानी कि जिसमें हम क्या करते हैं, जिससे स्मृति है या फिर समस्या का समाधान करते हैं या निर्णय क्षमता करते हैं, तो वह हमारा कैसा है, मानसिक विकास है। कौन सा, मानसिक विकास या इसे संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। किस आधार पर विनय की मापनी में परीक्षण परीक्षण पदों को समूह में बांटा गया है, यानी कि जो विनय ने मापने दिए, परीक्षण मापने दिए, इसमें परीक्षण पदों को किस आधार पर समूह में बांटा गया है। तो कठिनाई स्तर, अभियोग्यता, उम्र स्तर या फिर रुचि। तो इसमें बांटा गया है उम्र स्तर के आधार पे। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची का सही वर्णन करता है। तो अभी मैंने बताया कि 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो ये शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं को शामिल किया गया है, तो ये बात गलत है, क्योंकि ये तो भाषाओं किसकी बात करता है, 8 अनुसूची 8 बताता है। जो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में, और वर्तमान में कितने, 22 भाषाएं हो गई है। दूसरा कि इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है, नहीं, ये भी नहीं है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, ऑप्शन हमारा नेक्स्ट है कि यह संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन की बात करता है। बिल्कुल, अनुसूचित 7वीं शक्तियों के बारे में बात करती है। ठीक है, और चौथा क्या ऑप्शन हमारे पास, यह संवैधानिक कार्यकर्ताओं के वेतन और अनुमोदनों से संबंधित नहीं है। ये तो हमारी अनुसूची कौन सी है, दूसरी अनुसूची की बात करता है। खैर, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, सी हो गया कि 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। तो वर्तमान में देखें तो केंद्र सरकार में, क्योंकि अभी 1919 वाला पूछ लिया तो ये भी पूछ सकते हैं, तो संघ सूची में कितने विषय हैं, 98 विषय हैं। और इसके अलावा राज्य सूची में कितने हैं, 61 विषय, और समवर्ती सूची में कितने हैं, 52 विषय है। यानी कि इसका मतलब कि संघ सूची पे कौन कानून बना सकता है, केंद्र सरकार, राज्य सूची पे राज्य सरकार कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची पे दोनों ही, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। अगर ऐसा कोई मुद्दा हो जिसपे दोनों ने ही कानून बना दिया है, तो केंद्र सरकार का कानून प्रभावी माना जाएगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक, जो तीव्र ढाल वाले, कम ऊंचे एवं उबड़ खाबड़ है,
ये प्रश्न भी वीडियो वाले पहले वाले एग्जाम में पूछा था कि जो पूर्वी सिरोही का जो उबड़ खाबड़ वाला भाग है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन हमारे पास गिरवा, मालखेराड़, देशहरो या फिर बाकर। तो ये किसको कहते हैं, बाकर को कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा गिरवा देख लेते हैं कि उदयपुर में जो तस्तरीनुमा पहाड़ियाँ होती है यानी जिससे उदयपुर घिरा उसे क्या कहते हैं, गिरवा कहते हैं। और रागा व जरगा पहाड़ियाँ उदयपुर रागा व जरगा पहाड़ियों के मध्य स्थित है क्षेत्र को क्या कहलाता है, देशहरो कहलाता है। कहाँ पे, उदयपुर में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादन। पहले चना में सबसे आगे होते थे या तो बीकानेर या चूरू, लेकिन नई रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक चना का उत्पादन कहाँ पे हुआ है अभी, हनुमानगढ़ में हुआ है। ठीक है, और चना को क्या बोलते हैं, दालों का राजा भी बोलते हैं या फिर इसे बंगाल ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि एकात्म व्यवस्था का मूल लक्षण क्या है। क्योंकि अभी मैंने बताई थी संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था दोनों बताई थी। तो इसका मूल लक्ष्य क्या है, एकात्मक का मतलब क्या होता है कि सेंटर ज़्यादा पावरफुल होता है। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास शक्तियों का केंद्रीकरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, दोहरी नागरिकता या अस्थायित्व है। इसमें सेंटर के पास शक्तियों का क्या होता है, केंद्रीकरण होता है। चलो अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अभिवृत्ति के मूलभूत अंग सोचना या महसूस करना और है, यानी कि अभिवृत्ति के मूलभूत अंग कौन कौन से, एक तो सोचना है, एक महसूस करना है, और इनमें से देखना और कौन सा है जो अभिवृत्ति का मूलभूत अंग है। पूर्वाग्रह या संज्ञानात्मक ज्ञान है या प्रतिक्रिया या तटस्थ है। तो इसमें कौन सा प्रतिक्रिया है, यानी कि इसमें सोचना, महसूस करना और प्रतिक्रिया ये क्या है, अभिवृत्ति के मूल अंग माने जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मोतीलाल तेजावत द्वारा, सबसे पहले किसके द्वारा, मोतीलाल तेजावत द्वारा कौन सा आंदोलन, एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन की शुरुआत राजस्थान में कहाँ से की गई थी। तो ऑप्शन है उदयपुर, मातृकुंडिया, नीमड़ा या फिर डूंगरपुर। तो ये कहाँ से है, मातृकुंडिया। और मातृकुंडिया कहाँ पे भाई, चित्तौड़ में है। मातृकुंडिया चित्तौड़ में है। ठीक है, एक और कोई एग्जाम में आया था उसमें मातृकुंडिया ऑप्शन नहीं है। अगर आपको ऑप्शन मातृकुंडिया नहीं मिलता तो आपको क्या करना है, जाडोल करना है। कि मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से आंदोलनों की शुरुआत की थी, जाडोल उदयपुर से। खैर मूल तो कहाँ से ही माना जाता है, मातृकुंडिया चित्तौड़ से ही माना जाता है। वैसे मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं भाई। यहाँ पे माना जाता है कि भगवान परशुराम जी ने अपनी माता की गर्दन काटी थी। खैर और देख लेते हैं कि मोतीलाल तेजावत के बारे में, कि मोतीलाल तेजावत का जन्म कौन से परिवार में हुआ था भाई, ओसवाल परिवार में हुआ था। कौन से, ओसवाल परिवार में। और कहाँ कहाँ पे हुआ था, कोल्यारी गांव। कौन सा गांव था, कोल्यारी गांव उदयपुर में पड़ता है। वहाँ पे ओसवाल परिवार में मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था। और इन्हें किस नाम से जानते हैं, आदिवासियों का मसीहा भी कहते हैं, या फिर इन्हें बाबूजी के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से, बाबूजी के नाम से। हमने कीका पढ़ा था भाई, कीका किसको कहा गया था, महाराणा प्रताप को कीका के नाम से जानते थे बचपन में। और मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा या फिर बाबूजी के नाम से भी जानते हैं। और ये इन्होंने जब ये आंदोलन शुरू किया था, इसलिए इन्होंने एक सरकार के पास एक अर्जी भेजी थी, उसका नाम लिखा था मेवाड़ पुकार। यानी कि मेवाड़ पुकार किसने लिखे थे, तो ये मोतीलाल तेजावत ने लिखे थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा चक्र पूछा है भाई, साइको का प्रश्न के अभिप्रेरणा चक्र में पहले कौन सा आता है, फिर क्या आता है, फिर क्या आता है। तो अभिप्रेरणा चक्र में तीन तत्व होते हैं। सबसे पहले कोई चीज़ क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। क्या आवश्यकता, उसके बाद में चालक काम करता है, ड्राइव काम करता है, और फिर हमें अंततः क्या प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो अभिप्रेरणा चक्र बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, कौन सा, आवश्यकता, चालक और प्रेरणा। ठीक है, और इस अभिप्रेरणा चक्र के जनक कौन माने जाते हैं, अब्राहम मेस्ले। कौन, अब्राहम मेस्लो इसके जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। एक कक्षा की पिकनिक में कुछ विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहे हैं और कुछ बैठकर बातचीत कर रहे हैं तथा बाकी विद्यार्थी डांस कर रहे हैं। यह विद्यार्थियों की किस भिन्नता को दर्शाता है, यानी कि सब बच्चे अलग अलग काम कर रहे हैं। यानी कि कुछ खेल रहे हैं और कुछ बातचीत कर रहे हैं, कुछ डांस कर रहे हैं। तो ये बच्चों को क्या दिखा रहा है भाई, अभिक्षमता दिखा रहा है या फिर अभिवृत्ति दिखा रहा है या बुद्धि दिखा रहा है या रुचि दिखा रहा है। तो हमें साफ साफ क्लियर दिख रहा है, यह बच्चों की अलग अलग रुचि है और रुचि के अकॉर्डिंग वो अपना अपना काम कर रहे हैं। चलो अगला प्रश्न, कि वायुमंडल में पार्थिव विकिरण को अवशोषित करने के रूप में मुख्य उत्तरदायी कौन सी है। जो पार्थिव किरणें होती हैं उनको अवशोषित करने का कौन सा का गैस करती है, तो CO2 करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये कार्य करती है। चलो आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनसंख्या सघनता वाला देश कौन सा है? क्या पूछ रहा है? प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनसंख्या सघनता यानी कि सर्वाधिक घनत्व वाला देश पूछ रहा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास है कि मोनाको, भारत, चीन और पाकिस्तान। तो ये कौन सा है? मोनाको। और मोनाको कहाँ पे है भाई? यूरोप में है। फ्रांस व इटली के बीच में एक छोटा सा देश माना जाता है, या दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है, सॉरी दूसरा सबसे छोटा देश माना जाता है। और किस लिए फेमस है यहाँ पे? इस पूरी दुनिया में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति करोड़पति की संख्या यहाँ यहीं पे पाई जाती है। बहुत छोटा सा देश है यूरोप का, यानी पूरी दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश माना जाता है। अगला प्रश्न है कि ठंडी जलधारा है वो भी किसकी महासागर की पूछा है? हिंद महासागर की। हिंद महासागर की निम्न में से कौन सी ठंडी ठंडी जलधारा है? तो यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। आपको ध्यान रखना है कि किसी भी महाद्वीप के सामान्यतः अगर पश्चिम में चल रही है दक्षिणी गोलार्ध में, तो वह कैसी है? ठंडी है। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो हिंद महासागर में चलती है और कैसी है? ठंडी है। और अगुल की बात कर लेते हैं, ये भी कहाँ पे चलती है? हिंद महासागर की है, लेकिन कैसी है? ये गर्म है। इसके अलावा और हम बात कर लेते हैं मोजाम्बिक, ये भी हिंद महासागर में है और लेकिन ये कैसी है? गर्म है। और कनारी जलधारा की बात करें तो ये उत्तरी अटलांटिक में चलती है। कहाँ पे? उत्तरी अटलांटिक में चलती है और किस प्रकार की है? ये ठंडी है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये बातें, कभी कभी पूछ लेते हैं ये। मुख्य सचिव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना और सही का चुनाव करना है। तो कि मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल करता है। यह राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है, ये भी करता है। या राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेता है, ये भी है। पहले भी कोई एक एग्जाम में ये सेम प्रश्न पूछा गया था, तो इसके ये तीनों ही काम माने जाते हैं। ऑप्शन हमारा कौन सा? डी सही हो गया। चलो आगे चलते हैं। कि अभिप्रेरण चक्र की अंतिम अवस्था क्या है? ऐसा अभी हमने देखा कि अभिप्रेरण चक्र पड़ा था, तो उसकी क्या पूछ रहे हैं कि अंतिम अवस्था पूछ रहे हैं कि चालक अवस्था होती है, या फिर चालक अवस्था में कमी तथा लक्ष्य प्राप्ति पर व्यक्तिनिष्ठ संतोष एवं राहत की प्राप्ति, या फिर उपयुक्त लक्ष्य को प्राप्त करना, या क्रिया प्रसूत व्यवहार। तो इसका भाई अंतिम अवस्था कौन सी होती है? सबसे पहले हमने देखा था कौन सा? अभिप्रेरणा चक्र। सबसे पहले इसमें क्या होती है? आवश्यकता पड़ती है, फिर चालक होता है, फिर प्रेरणा होती है। और प्रेरणा शांत होने पे फिर क्या होता है कि व्यक्ति को संतोष मिल जाता है। इसका मतलब कि चालक अवस्था में कमी हो जाती है, लक्ष्य प्राप्ति और व्यक्ति संतोष और राहत की प्राप्ति महसूस करता है। यह इसका सबसे अंतिम अवस्था मानी जाती है अभिप्रेरणा चक्र की। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो गया? बी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं कि यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ से कौन से कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई प्रकाशित करता है? तो कि कौन से कार्यक्रम के द्वारा भाई? तो वो है यूएनडीपी। कौन सा? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना कब होती है भाई? 1965 में। इसके माध्यम से एसडीए के को प्रकाशित करता है। यूएनईपी क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, ये होती है। इसकी स्थापना 1962 में होती है भाई, नैरोबी में। चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का प्रथम अस्थि बैंक यानी बोन बैंक कहाँ पे बनाया गया है? तो कोटा में बनाया गया। राजस्थान का पहला बोन बैंक, पहले भी ये प्रश्न पूछा गया है। साधु सीताराम दास किस किसान आंदोलन से संबंधित है भाई? तो बहुत फेमस है ये, बिजोलिया किसान आंदोलन से। किससे? बिजोलिया किसान आंदोलन से। कि साधु सीताराम दास के नेतृत्व में गंगाराम धाकड़ के घर पे एक मीटिंग होती है, और वहाँ पे साधु सीताराम दास इस आंदोलन के पहले चरण का नेतृत्व करते हैं, और मन्ना पटेल और ठाकरे पटेल को मेवाड़ के शासक के पास भेजते हैं। ठीक है, तो साधु सीताराम दास का संबंध किससे? बिजोलिया आंदोलन से माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। कहाँ से कब शुरू हुआ था बिजोलिया आंदोलन? 1897 में शुरू हुआ था और 1941 तक चला था। ठीक है, कुल कितना? 44, यानी भारत का सबसे लंबा चलने वाला कौन सा ये आंदोलन था? बिजोलिया किसान आंदोलन। चलो आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि भारतीय विदेश नीति की विशेषता कौन सी नहीं है? शांति है, बिल्कुल सबसे पहला है ये। तो दूसरा मैत्री है, बिल्कुल मैत्रीपूर्ण भाव रखता है भारत। और इसके अलावा सह अस्तित्व, ये भी सही है, लेकिन साम्राज्यवाद नहीं बढ़ाता है भारत भाई, सबको साथ लेके चलता है। तो साम्राज्यवाद के भारत की विदेश नीति की विशेषता नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक खिलाड़ी खेल में भाग लेना पसंद करता है, बिल्कुल, परंतु वह किसी भी प्रकार की चोट से बचना भी चाहता है, यानी कि वो काम करना भी चाहता है लेकिन उसके लिए कोई रिस्क भी नहीं उठाना चाहता है। तो उपरोक्त, साथियों ये शब्द गलत है, आप थोड़ा देख लेना। उपयुक्त होता है, ठीक है, ऊपरी उसमें उपसर्ग होता है। तो उपयुक्त
परिस्थिति में वह किस प्रकार की संघर्ष परिस्थिति को अनुभव करता है? स्वीकार्य स्वीकार्य संघर्ष नहीं, ये तो क्योंकि वो तो एक चाह रहा है, एक नहीं चाह रहा है। इसका मतलब वो अस्वीकार्य अस्वीकार्य ये नहीं है। तो स्वीकार्य अस्वीकार्य संघर्ष बिल्कुल स्वीकार्य, एक चीज़ तो स्वीकार कर रहा है और दूसरी चीज़ वो स्वीकार नहीं करना चाहता है, तो यह स्वीकार्य अस्वीकार्य संघर्ष माना जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं कि यूएनओ कब अस्तित्व में है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करता है। ये कब होता है? अभी मैंने पहले बताया था 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना होती है, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, जब इसकी स्थापना हुई थी इसमें कुल कितने थे देश थे? 50 देश, यानी 50 देशों ने मिलकर यूएनओ की स्थापना की थी और वर्तमान में कितने हैं? 193 देश है। ठीक है, और यूएनओ से निकलने वाला पहला देश कौन सा है? इंडोनेशिया, अभी हमने देखा था। ठीक है, और यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेस, जो कहाँ से है? पुर्तगाल पुर्तगाल से हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 1948 में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? कब पूछ रहा है? एकीकरण की बात करें तो मेवाड़ का महाराणा कौन से? ऑप्शन है उमेश सिंह है, गज सिंह है, सादुल सिंह है या भूपाल सिंह है। तो हमारे पास उत्तर है भूपाल सिंह है। क्योंकि जब तीसरे चरण में जब ये मिला था राजा उदयपुर मिला था, तो उनके महासचिव महाराज प्रमुख किसके को बनाया गया था? भूपाल सिंह को ही बनाया गया था। सादुल सिंह तो कहाँ के थे भाई? एकीकरण के समय बीकानेर के थे। उमेश सिंह जोधपुर के शासक रहे हैं, एक बूंदी के भी रहे हैं। और गज सिंह जोधपुर के शासक रहे हैं, जिन्हें दलथम्मन की भी उपाधि दी थी जहांगीर ने। चलो आगे बढ़ते हैं। कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, वागन, गंभीरी और कठोर नदियों के तटों और घाटियों में फैली है? तो मैंने कहा ना बार बार ये दो चार ही प्रश्न बार बार घूम घूम के पूछे जा रहे हैं। तो ये कौन सी सभ्यता? हमारी आहड़ सभ्यता। पहले गणेश्वर का पूछ लिया था और अभी ये आहड़ के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और देख लेते हैं, यानी कि मेन नदी पूछ रही है कि बनास और बेड़च के जो बेसिन है उसमें कौन सी है? तो ये आहड़ है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कालीबंगा कौन सी है? तो कालीबंगा हनुमानगढ़ में और घग्गर नदी के किनारे। कहाँ पे बसी थी ये? घग्गर नदी। ठीक है, और क्या बात कर लेते हैं? कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ है यानी काले रंग की चूड़ियाँ होती है। बंगा यानी पंजाबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है चूड़ियाँ। और इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? अमलानंद घोष ने। और खोज की थी बीबी लाल और बीके थापर ने। और यहाँ पे एक छेद वाली खोपड़ी मिली है जिससे पता चलता है यहाँ पे शल्य चिकित्सा के उदाहरण मिलता है। और यहाँ पे भूकंप के भी अवशेष मिलते हैं। और सबसे पहले जुते हुए खेतों का भी उल्लेख मिलता है कहाँ से? कालीबंगा से। इसके अलावा हम देख लेते हैं और गणेश्वर की बात कर लेते हैं, आहड़ की बात कर लेते हैं, विराट देख लेते हैं। विराट कहाँ पे है? जयपुर में है, बाणगंगा नदी के किनारे हैं। और इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। और यहाँ पे बौद्ध मठ मिले हैं और बाबरू शिलालेख मिले हैं अशोक का। और इसी बाबरू शिलालेख के आधार पर हम कह सकते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। चलो आगे बढ़ते हैं कि चकमा जनजाति का संबंध किससे है? कि कौन सी जनजाति है? चकमा जनजाति का संबंध है ये बांग्लादेश से है। ठीक है, ये विश्व की कुछ एक प्रसिद्ध जनजातियां नाम बता देता हूँ आपको। पिग्मी जनजाति है, कांगो बेसिन में, जो कहाँ पे पाई जाती है? अफ्रीका महाद्वीप में। इसके अलावा बुशमैन है, कालाहारी मरुस्थल में, ये भी है अफ्रीका महाद्वीप में। एस्किमो जो ध्रुवीय क्षेत्रों में कनाडा और ग्रीनलैंड वाला क्षेत्र है उनमें एस्किमो जनजाति पाई जाती है। केन्या और युगांडा के क्षेत्र में मसाई जनजाति है। और न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति। और एक और है रेड इंडियन, वो कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। ये मुख्य मुख्य जनजातियाँ बार बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि अजरक प्रिंट के लिए कौन सा प्रसिद्ध है भाई? तो अजरक प्रिंट के लिए ऑप्शन है बीकानेर, जैसलमेर, ब्यावर या बाड़मेर। तो ये कोई क्लियर बहुत बार पूछा गया है, ये कौन सा है? बाड़मेर है। दो चार आपको प्रिंट और बता देता हूँ कि जाजम प्रिंट है चित्तौड़ का, दाबू प्रिंट है अकोला चित्तौड़ का। और मोम का दाबू कहाँ का है? सवाई माधोपुर है। और मिट्टी के दाबू का प्रिंट कहाँ का है? बालोतरा बाड़मेर है। और गेहूँ के बिंदन का दाबू कहाँ का है? तो ये सवाई माधोपुर का है। सॉरी, ये कहाँ पे? जयपुर में सांगनेर और बगरू का है गेहूं के बिंदन का दाबू प्रिंट है। तो ये दो चार प्रिंट बार बार पूछे जाते हैं। आगे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का व्यस्तम महासागरीय, यानी कि सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें और बिजी सबसे बिजी है और महासागरीय मार्ग की बात करें तो महासागरीय मार्ग कौन सा है? उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग, या फिर उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग, या सुएज नहर मार्ग, या फिर पनामा मार्ग। तो हम देख लेते हैं अभी
कि ये हमारा कौन सा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और ये कौन सा यूरोप है। तो यहाँ भी ये डेवलप कंट्री है, सबसे ज़्यादा व्यापार यहीं से होता है। तो ये कौन सा महासागर हमारे पास है, सक्रांति का अटलांटिक है। और इस अटलांटिक को हम क्या कहते हैं, अंध महासागर भी कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो गया, उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। कि त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, हजारों बार पूछा गया प्रश्न है कि त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पे है अभी, रणथंभौर दुर्ग में। और रणथंभौर दुर्ग कहाँ पे है, सवाई माधोपुर में है। और अभी हमने देखा इसका मुख्य द्वार क्या कहलाता है अभी, वो हम कहाँ पर थे अभी, पूछा है कि यहाँ क्या, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पे है, रणथंभौर में। और रणथंभौर कहाँ पे है, सवाई माधोपुर में है। ठीक है। और रणथंभौर दुर्ग का मुख्य द्वार की बात करें तो नौलखा पोल पढ़ा था हमने। और जैसलमेर वाला कौन सा पढ़ा था, अक्षय पोल पढ़ा था। ठीक है। तो ये गणेश जी बहुत बार पूछे जाते हैं, अलग अलग है। जैसे कि त्रिनेत्र गणेश जी हमारे रणथंभौर में हो गया, हेरम्ब गणेश जी बीकानेर में है। और जिनकी मूर्ति कैसी है, शेर पर सवार गणेश जी है। यानी कि अदर जगह हमें चूहे पर सवार गणेश जी मिलते हैं, लेकिन बीकानेर के जूनागढ़ में शेर पर सवार गणेश जी मिलते हैं। बाजना गणेश जी है सिरोही के, नाचना गणेश जी अलवर के, खड़े गणेश जी कोटा के, गढ़ गणेश जी जयपुर के, और बिना सूंड वाले गणेश जी है मोती डूंगरी जयपुर के। ठीक है। ये 5-7 प्रश्न गणेश जी के बारे में पूछा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नांकित में से कौन सा देश महाजैव विविधता वाला, यानी कि सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी की बात करता है, तो निम्न में से कौन सा देश है, ग्रीनलैंड, न्यूजीलैंड, कोलंबिया या मिस्र। दोस्तों आपको बता देता हूँ, पहले मैंने बताया था कि ये हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और यहाँ पे एटलस पर्वतमाला है। ठीक है। सॉरी, एटलस क्या, एंडीज पर्वतमाला है। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, अमेजन नदी। और यहाँ पे अमेजन के जंगल पाए जाते हैं, जो दुनिया में सबसे घने जंगल माने जाते हैं। ठीक है। और इसी यहाँ पे कौन सा देश है हमारा, कोलंबिया देश है। तो ऑप्शन में कौन सा है कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता की बात करें, तो ऑप्शन में हमारा कौन सा, कोलंबिया आंसर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब लागू हुआ। सेंटर में जब पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था, तो वो हमारा कब था, 24 अप्रैल को हुआ था। सेंटर में तो कब लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया था। इसीलिए हम 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो पंचायती राज दिवस मनाते हैं। लेकिन राजस्थान में पूरे 1 साल बाद में, लेकिन एक दिन पहले लागू हो जाता है। कब, 23 अप्रैल 1994 को। 23 अप्रैल 1994 को यह राजस्थान में लागू होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाथ द्वारा चित्रशैली, पहले वाले पेपर में भी ये सेम ही पूछा था, और इसमें पूछ लिया कि नाथ द्वारा चित्रशैली किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये पिछवाइयों के लिए। फर्स्ट ग्रेड में भी ये प्रश्न पूछा था, पिछवाइयों के लिए प्रसिद्ध है। और ये पिछवाइयाँ यानी कि नाथ द्वारा के किस संप्रदाय से संबंधित है, ये वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और एक और प्रश्न कि कमला व इलायची का संबंध कौन सी चित्रकला से है, तो ये भी नाथ नाथ द्वारा से है। चलो, अच्छा प्रश्न पूछा है कि भीलवाड़ा निवासी कहाँ से, भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी किस लोक चित्रकला से संबंधित है, तो ऑप्शन है फड़, या फिर भित्ति चित्र, या फिर कागज पर चित्रण, या काष्ठ चित्रण। तो ये फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि कपड़े पर जो चित्र बनाए जाते हैं, वो जो देवताओं मंदिर के पीछे लगते हैं, उनको फड़ बोलते हैं। ठीक है। तो ये कौन सा है, कौन है इनके चित्रकार, यानी चित्रक कौन, फड़ों की चित्र बोलते हैं श्रीलाल जोशी को। ये कहाँ के रहने वाले, साहेबपुरा भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। इन्हें 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किनको भी, श्रीलाल जोशी को। और ये ही जनक माने जाते हैं फड़ों के वे भारत में। ठीक है। और इसके अलावा कि भारत की पहली फड़ चितेरी यानी महिला चितेरी वो कौन सी है, वो पार्वती जोशी। कौन माना जाता है, पार्वती जोशी। कि पूछ लेते हैं पार्वती जोशी का संबंध किससे है, ये भी है किससे है, फड़ से है। एक और नाम बता देता हूँ, गोतली देवी। कौन सा, गोतली देवी। और गोतली देवी का संबंध भी किससे है, फड़ चित्रकला से। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फड़ चित्रकला को ख्याति प्रदान करवाई थी। और इसके अलावा और आपको 2-4 बात और बता देता हूँ कि रामदेव जी और बाबू जी के फड़ किस वाद्य यंत्र के साथ बांसते हैं, रावणता वाद्य यंत्र के साथ। और देवनारायण जी के फड़ का वाचन जंत्र वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। ठीक है। और बैंसासुर के फड़ का वाचन नहीं किया जाता। और रामदल्ला और कृष्णदल्ला के फड़ का वाचन दिन में किया जाता है। ये इतनी 2-4 बातें। एक और आगे, सबसे लंबी फड़ किसकी है, देवनारायण जी की है। और सबसे प्रसिद्ध किसकी है, बाबू जी की है। चलो आगे बढ़ते हैं।
कार्ल रोजर्स है, किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक है वे कार्ल रोजर्स है? तो ये मानवतावादी है। कौन से है? मानवतावादी मनोवैज्ञानिक है। मानवतावाद के जनक किसको कहते हैं भाई? अब्राहम मैस्लो को। किसको? अब्राहम मैस्लो को। चलो कि किशोर अवस्था में यानी कि कौन सी आयु है भाई? ये हमारी 12 से लेकर 18 वाली एज है। इसमें है कि व्यवहार और मनोवृत्ति में सबसे ज़्यादा किसका फर्क पड़ता है भाई? तो सबसे ज़्यादा माता पिता का पड़ता है या फिर संगी साथियों का, शिक्षक का या चलचित्रों का? बिल्कुल संगी साथियों का प्रभाव पड़ता है। इसे इसलिए इसे गैंग एज भी कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 85 प्रश्न है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण। जलवायु में प्रश्न पूछा जाता है तो आप देख लें 90% कोपेन को ही पूछा गया है कि BSW जलवायु प्रदेश की कौन सी विशेषता है। तो कोपेन ने राजस्थान को 4 भागों में बांटा है, BWSW, BSSW, CWG और AW। तो ये BWSW की बात करता है तो ये कौन सा है हमारा? शुष्क व उष्ण दशाएं। कौन सी है वे? शुष्क और उष्ण दशाएं इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आती है। एक और प्रश्न कि कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में किसको आधार रखा था भाई? पूछा गया प्रश्न ये भी वनस्पति को। किसको आधार रखा था? वनस्पति को कोपेन ने अपना आधार बनाया था जलवायु वर्गीकरण में। कि शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने रखी थी भाई? ऑप्शन है रत्न शास्त्री, नारायणी देवी, विद्या देवी और रमा देवी। ये कौन सी है? रत्ना शास्त्री। ये हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी थी। कि बामनी नदी किस नदी की सहायक नदी है? इसका दूसरा नाम वापनी भी याद रखना। तो बामनी किसकी सहायक नदी है? काली सिंध, चंबल, बनास या पार्वती। तो ये हमारे राजस्थान का इस प्रकार सा मानचित्र। और यहाँ से ऐसी कौन सी है चंबल नदियाँ गुजरती है? तो यहाँ पे हरिपुरा की पहाड़ियों से निकल के चंबल ये बामनी नदी आती है। तो बामनी और चंबल के संगम पे हमारा कौन सा बनाता है? चूलिया जलप्रपात, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। इसका मतलब कि बामनी किसकी सहायक नदी हमारी? चंबल की सहायक नदी मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी और नदियाँ जैसे कि आलड़ियाँ, कुन्नू और मेज, काली सिंध, ये इसकी और सहायक नदियाँ हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है, यानी शिक्षा विज्ञान मनोविज्ञान का सबसे बड़ा योगदान क्या है? उद्देश्य केंद्रित शिक्षा है या फिर शिक्षक केंद्रित शिक्षा है या बाल केंद्रित है तो या विषय केंद्रित है? शिक्षा मनोविज्ञान का मेन उद्देश्य है कि बाल केंद्रित शिक्षा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछा है कि म्यूर ध्वजगढ़ किसको कहा जाता है? अभी मोर ध्वजगढ़ है मेहरानगढ़ को। मेहरानगढ़ कहाँ पे है? जोधपुर में। यह चिड़िया टोंक पहाड़ी पर बनाया गया है। और ये किस इसका निर्माण करवाया? तो राव जोधा ने। किसने? राव जोधा ने 1459 में जोधपुर की स्थापना के साथ ही इसको बनाया था भाई। दूसरा सोनारगढ़ जैसलमेर हमने देख लिया। तीसरा गागरोन दुर्ग है, ये है आहू व काली सिंध नदियों के संगम पे बना हुआ है। कौन सा? आहू व काली सिंध, इसलिए किस प्रकार का है? यह जल दुर्ग है। और रणथंभौर दुर्ग की बात हमने कर ली। अधिगम का अनुक्रमणिक वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था रॉबर्ट गेने के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट गेने का। और उसने अधिगम के कितने 8 स्तर बताए थे। कितने? 8 स्तर। और अपनी किताब कौन सी है? कंडीशंस ऑफ लर्निंग में उसने अधिगम के 8 स्तर बताए, जिसमें सबसे पहला कौन सा? संकेत अधिगम। और सबसे लास्ट है समस्या समाधान अधिगम। चलो अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक बचाव केंद्र और पक्षी विहार कहाँ पे बनाया जाएगा भाई? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर। तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा? बाड़मेर। ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको रट लेने भी कोई करंट से संबंधित। आगे है कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल महाकवि कन्हैयालाल सेठ या कविता पुरस्कार 2022 किसको मिला था भाई? ये तो ये किसको मिला है मैम? अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा या फिर जयंत महापात्रा, ये रणजीत होसकोटे या फिर डॉक्टर अनामिका। तो ये किसको मिला है? रणजीत होसकोटे को मिला है। चलो कन्हैयालाल सेठिया की बात करें तो इनकी 2 4 5 किताबें फेमस है भाई। कौन कौन सी है? जैसे कि धरती दोहरारी फेमस है एक, तो एक का लील टांस है, एक का मिंजर है या पिथल पाथल है। ये इनकी कुछ किताबें कन्हैयालाल सेठिया की प्रसिद्ध है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा अधिसूचित किया गया है? तो ये प्रश्न कुछ इस प्रकार का पूछा है, पता नहीं बोर्ड ने कैसे पूछ लिया है। पहली दफ़ा हम देखते हैं शायद रामगढ़ आके रामगढ़ अभ्यारण्य है, लेकिन इसने उत्तर माना है कि बूंदी को। तो ऐसे मान सकते हैं कि पूरा नाम हो सकता है कि रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य पूछता तो ये हमारे आंसर हो जाता। नहीं तो समझते रामगढ़ कहाँ पे? अभी 12 में है। कहाँ पे? रामगढ़। हमने देखा था कि रामगढ़ एक क्रेटर झील भी है, तो वो 12 में है। तो इसलिए बोर्ड ने इसका उत्तर क्या माना है? बूंदी माना है। ठीक है, और ये क्या है? राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। और भारत का कौन से नंबर का है? 52वें नंबर का। कौन से नंबर का भाई? 52वें नंबर का है। चलो इसमें बूंदी के साथ एक जिला और आता है, कौन सा भाई? भीलवाड़ा आता है। आपको याद रखना है ये कौन से 2 जिलों में फैला हुआ है? बूंदी और भीलवाड़ा। ठीक है, और ये 52वें नंबर का है। राजस्थान में 3 पहले भी है, जैसे कि रणथंभौर सवाई माधोपुर में, सरिस्का अलवर में और मुकुंदरा कोटा में। और चौथा हो गया हमारा रामगढ़ विजदारी बूंदी में। चलो आगे बढ़ते हैं।
लोक नृत्य वाल्लर राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है? ये भी अभी मैंने जस्ट पहले बताया कि वाल्लर के कौन से जनजाति का नृत्य है, तो ये गरासी जनजाति का नृत्य माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट की क्या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो किसे नियुक्त किया गया है? अब्दुल्ला कुरैशी को, या फिर मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को, या श्रीपति रविंद्र भट्ट को, या इंद्रजीत मोहंती को? तो ये मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को बनाया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल में भाई? 214 में। और सुप्रीम कोर्ट 124 में। चलो एक कि कांगड़ कांड किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो कांगड़ कांड भी हमारे बीकानेर प्रजामंडल से। किससे? बीकानेर प्रजामंडल। और चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है? तो संघात्मक व्यवस्था भी हमने देखा था, बिल्कुल है। द्विसदनीय विधानमंडल ये भी है। संवैधानिक परिषद ये नहीं है भाई, यानी कि संवैधानिक परिषद का कोई अलग से प्रावधान नहीं किया गया। और न्यायिक पुनर्वलोकन हमने पढ़ा था कि अमेरिका से लिया था, ये भी है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो गया? आंसर सी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान में पहले सूती वस्त्र मिल पूछ रहा है, तो वो कहाँ पे बनाई गई थी भाई? ब्यावर में। कहाँ पे? ब्यावर में पहले सूती वस्त्र मिल नाम रखा गया था दिकर्षणा कॉटन मिल। और एक बार पटवारी पिछले पटवारी में पूछा था कब स्थापना हुई थी, तो 1889 में इसकी स्थापना होती है। किसकी? राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल। और का क्या नाम है? दिकर्षणा कॉटन मिल, ब्यावर अजमेर में। इसकी स्थापना सेठ दामोदर दास राठी और श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। एक प्रश्न कि राजस्थान की पहली चीनी मिल कौन सी है? तो वो चीनी मिल है दी मेवाड़ शुगर मिल। कौन सी? दी मेवाड़ शुगर मिल, भोपाल सागर चित्तौड़ में। उसकी स्थापना होती है 1932 में। तो आपको नाम भी याद रख लेने हैं। अगर मेवाड़ नाम आता है तो वो चीनी है, और अगर दिकर्षण नाम आता है वो कौन सी है? कॉटन मिल है। चलो आगे बढ़ते हैं कि गंगा नदी में कोलीफॉर्म जीवाणुओं का प्रचुर मात्रा में होने का मुख्य कारण क्या है? तो मृतकों के शवों को जल में बहाना। यानी कि जब यूपी और बिहार के क्षेत्र में हम देखते हैं तो मृतकों के शवों को क्या सीधे गंगा नदी में डाल देते हैं, तो ये इसका मूल वजह बनती है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट प्रश्न है कि महिला आभूषण नेवरी की कहाँ पे पहना जाता है? तो नेवरी कहाँ का भाई? पैर का है। कहाँ का? पैर का। पैर का। और देख लीजिए, जैसे कि नेवरी है, नुपुर है, टणका है, रमजोल है, हिरणामेन है। एक दो और आपको बता देता हूँ, दांत के बहुत बार पूछे जाते हैं। एक तो दांत का चूंप। कौन सा? चूंप। जब हम दांत पे एक सोने या चांदी की कील टाइप की गड़वा लेते हैं उसको बोलते हैं चूंप। या फिर दांत पे हम सोने चांदी की एक प्लेट लगवा लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? रखन। तो ये बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं कि चूंप या रखन किसके हैं, तो ये दांत के हैं। ये तो चूंप दांत का है, लेकिन एक और आता है चोंप, वो आपको ध्यान रखना है। ये किसका है भाई? कान का है। और दो तीन सिर के बहुत बार पूछे गए हैं कि टिड्डी, बलको, मेमंद और गोफन, ये किसके सिर के आभूषण माने जाते हैं। खैर साथियों, ये हमारा पेपर ख़त्म हुआ। और मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें जितने भी हमने ऑप्शन को व्याख्या सहित क्लियर किया है, इसका अधिकांश पार्ट किसी न किसी एग्ज़ाम में, आगे जो आने वाले एग्ज़ाम है उनमें आ जाएगा। ठीक है, हालांकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन अब तक साथ बनने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी प्रकार के या फिर किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप अपने कमेंट में सुझाव ज़रूर दीजिए कि हम और क्या सुधार कर सकते हैं या किस टॉपिक पे हमें वीडियो बनाना चाहिए। और कंटिन्यू जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।